वेडिंग फोटोग्राफी नहीं है, उसमें माइक्रो सेगमेंट्स बन गए। पहले पता है क्या होता था ना कि जो हो रहा होता था उसको कैप्चर किया जाता था। अब कुछ चीजें करवाई जा करो, हंसो, तुम रो क्यों नहीं रहे हो? दूल्हा वहां से आ रहा है तो तुम्हें रोना है ना, मुझे देख के पहली बार मैं ऐसे आऊंगी। उनका इवेंट हुआ एंड वहाँ पे अचानक से उनके एक रिलेटिव ने मुझ पर बहुत तेज चिल्ला दी कि तुमको अक्ल नहीं है कि ये कैप्चर करना है वो कैप्चर करना है, कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम। और ऐसी क्या चीजें हैं जो फोटोग्राफर बिहेवियर के लेवल पे जो गलतियां करते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार ना फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं, अरे चलो 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 फोटो खिंचाओ, ऐसे करो, दे बिहेव लाइक दैट। आए ब्राइड का हाथ ऐसे करके ऐसे कर दिया, मुंडी घुमा दी, कुछ वो मतलब वो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ इंस्टाग्राम पेज और अ सोशल मीडिया पेज फॉर अ फोटोग्राफर। और लोग क्या गलती करते हैं? लोग क्या करते हैं ना कि यार इसके फॉलोअर्स इतने ज्यादा है, मुझे भी चाहिए, वो फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। और जैसे ही इंस्टाग्राम को पता चलता है, कई बार होता है हम वही पिक्चर्स को देखते हैं, उन्हीं जगहों को हमने बहुत बार देखा होता है, लेकिन उस फोटोग्राफ में वो जगह बहुत अलग ही लगती है। क्योंकि फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फोटोग्राफर की नजर होती है ना, जैसे अगर कोई खंडर बिल्डिंग होगी, अरे यार क्या लग रहा है यार। आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ इमोशंस। देयर वॉज अ पिक्चर ऑफ अ सन एंड अ मदर, वो सब्जी बेच रहे थे। इट वॉज अ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, मैंने जो क्लिक की थी, मुझे आज भी वो पिक्चर बहुत पसंद है। इट इज नॉट ऑल अबाउट द एक्सपोजर ट्राइंगल। फोटोग्राफर्स जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही खींचते हैं, ये सिर्फ एक फोटोग्राफर समझ सकता है। जो हम दिखाना चाहते हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट में डायरेक्टली दिखता है। देयर इज अ लॉट ऑफ एस्पिरेशंस इन मॉम्स कि उनको बच्चों के साथ में या उनके मैटरनिटी ये चीजें, हाउ बिग दिस थिंग इज। लाइक न्यूबॉर्न फोटोग्राफी इज अ वास्ट इंडस्ट्री। 5 to 15 डेज इज द बेस्ट टाइमिंग जिसमें न्यूबॉर्न सेशन होता है। इंडिया में तो ये है ना कि 40 दिन तक निकल ही नहीं सकते। माइंडसेट को बदलने में हमें बहुत टाइम लगता है। अब क्लाइंट के यहाँ पे हो, कितना समय लगता है? इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, नए फोटोग्राफर्स के साथ ये होता है कि प्राइसिंग उनकी क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि यार मेरे को क्या पैसे चार्ज करना है। जो न्यू फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो बहुत बार मार्केट खराब करते हैं। So let me tell you, आज का पॉडकास्ट आपको क्यों देखना चाहिए। पहली बात, पाखी अरोरा इज एन अमेजिंग फोटोग्राफर, बट पाखी ने अपना जो निश बनाया है दैट इज सो अनयूजुअल। इट इज अराउंड मॉम्स एंड बेबी फोटोग्राफी, जो कि इंडिया में बहुत ही यंग सा ट्रेंड है। पाखी अंडरस्टैंड्स फोटोग्राफी लाइक एनीथिंग। तो आज आपको इस पॉडकास्ट में बहुत सारे नुएंसेस पता चलेंगे फोटोग्राफी के बारे में। आप चाहे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हो या नहीं, अपने घर में भी अगर फोटोग्राफी करवाना चाहें, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा इस पॉडकास्ट से। तो अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिफोर you watch this podcast. So I would like to ask you first question, like जब आपने फोटोग्राफी स्टार्ट किया at the very beginning, have you ever thought कि यार किसी दिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बनेंगे और बिजनेस जो है वो इंस्टाग्राम फोटोग्राफी और इन सब चीज़ों के बीच में शफल करेगा? ऐसा कभी सोचा था आपने? When I started photography, it was in 2018. तब इंस्टाग्राम इतना उसमें था नहीं, like people, very less people used to know Instagram, और उसमें बहुत एक filtered type of people were there on Instagram. Most of it was on Facebook. But when I started my photography journey, it was the same time and the same date I started my Instagram channel. अच्छा. Yes, 27th of August 2018. Okay. Yes. And I went to a photo walk जिसमें मैंने पिक्चर्स क्लिक किए थे. My friend उन्होंने मुझे बोला कि आप स्टार्ट करो, start a Instagram channel as well, page as well. And I started by the name of एक बंजारन. अच्छा. Yes. एक बंजारन के साथ स्टार्ट किया क्योंकि आई वॉज वेरी कनेक्टेड टूवर्ड्स बंजारास, क्योंकि उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत अनसर्टेन होती है. वो ट्रैवल करते रहते हैं. ट्रैवल मैंने ज़्यादा उतना किया नहीं था, बट मुझे करना था. लाइक इट You were in college then? Yes. Okay. What were you studying in college? Psychology. Oh. Yes, I've done BA in psychology. Now I'm planning for the MA, but let's see. Okay. Yeah, so तब मैंने स्टार्ट किया था फ़ोन फोटोग्राफी से. फ़ोन फोटोग्राफी इसीलिए क्योंकि उस टाइम इट वॉज अ हॉबी, और एक शौक होता है ना, उस टाइम वही था. तो फर्स्ट अटेम्प्ट इट वॉज वेरी गुड, जो पिक्चर्स निकल के आए इट वॉज वेरी गुड. धीरे धीरे करके वही कम्युनिटी जो फोटोग्राफर्स की थी उस टाइम, जो फ़ोन से क्लिक कर रहे थे, वी यूज़ टू गो फॉर द फोटो वॉक्स. कभी किले चले गए, कभी मुरार वाले जो सब्जी मंडी है वहाँ चले गए. क्योंकि फोटोग्राफर की नज़र होती है ना, जो जैसे अगर कोई खंडर बिल्डिंग होगी, और यार क्या लग रहा है यार, तो वो उनके लिए बहुत एक एपिटोम ऑफ एकदम होता है कि यार कितनी सुंदर जगह है ये. कई बार होता है हम वही पिक्चर्स को देखते हैं, उन्हीं जगहों को हमने बहुत बार देखा होता है, लेकिन उस फोटोग्राफ में वो जगह बहुत अलग ही लगती है. क्योंकि फ्रेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. किस तरीके से फ्रेम कर रहे हो आप, कौन सा एंगल कैप्चर हो रहा है, कहाँ से कैप्चर हो रहा है, पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है. तो फोटोग्राफी में भी अलग अलग पर्सपेक्टिव रहते हैं. लाइक कि अगर आप लो एंगल से किसी पिक्चर को क्लिक कर रहे हो, टॉप एंगल से पिक्चर को क्लिक कर रहे हो. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, मैम्स पूछती हैं कि यार मुझे पतला कर देना. तो पतला तो हम नहीं कर सकते, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. AI के थ्रू कर सकते हैं, बट नहीं, वैसे ऑथेंटिक नहीं रहेगा. तो देयर इज अ सर्टेन एंगल जिससे अगर आप किसी की पिक्चर क्लिक करोगे तो द पर्सन विल लुक अ लिटिल स्लिम. अच्छा, एंड व्हाट इज दैट एंगल? दैट इज अ पर्टिकुलर एंगल. अगर आप मेरी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो यू शुड बी ऑन माई आई लेवल. ओके. बहुत बार लोग ऐसे कैमरा करके फोटो खींच देते हैं,
इट्स नॉट द राइट वे. सामने वाले का जो आई कैमरा लेवल हैज टू बी एट देयर आई लेवल, नॉट योर्स. ओके. कि उनका आई लेवल क्या है, उनके विजन पे क्लिक होना चाहिए प्रॉपर, तब वो थोड़ा सा स्लिम आएंगे या हल्का सा टॉप एंगल. किसी को भी आप नीचे से पिक्चर क्लिक कर दोगे तो वो एकदम ही हैवी दिखेगा पिक्चर में. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब एंगल्स समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, so like going back to your journey. Yeah. हाँ. So अब मैं इधर बहुत ज़्यादा नहीं निकल नहीं जाती ये हूँ. बिल्कुल सही है. एक्चुअली हो ही जाता है हम लोग हाँ. मतलब लाइक बिकॉज व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज एब्सोल्युटली इज इम्पॉर्टेंट और ये हमारे जानने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. हाँ, तो लाइक वी यूज टू गो फॉर द फोटो वॉक्स. बाड़े गए, मल्टीपल ऐसी ऐसी लोकेशंस पे गए, तो वो चीज़ें धीरे धीरे स्किल अपने आप डेवलप होती गई कि हाँ कि इस एंगल से अगर क्लिक करेंगे, तब नाम तो पता ही नहीं था क्योंकि सीखा मतलब नहीं ये भी था. नहीं पता है कि क्या जो क्या आपने कर क्लिक किया है ये हुआ क्या है. हुआ क्या, बस हमें अच्छा लग रहा है, दिल को अच्छा लग रहा है कि अरे वाह क्या फोटो आई है. बस एक चीज़ मुझे पता थी, आई वॉज अ वेरी बिग फैन ऑफ इमोशंस. ओके. मुझे जहाँ इमोशंस दिखते थे मैं कि ये तो क्लिक करना है. लाइक देयर वाज अ पिक्चर ऑफ अ सन एंड अ मदर. वो सब्जी बेच रहे थे. इट वाज अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर मैंने जो क्लिक की थी, और वो इतना सुंदर शॉट था. उसी से शायद मैंने स्टार्ट किया था. वो मेरा फर्स्ट पिक्चर था. द किड वाज स्माइलिंग एंड इट वाज अ वेरी गुड पिक्चर. मुझे आज भी वो पिक्चर बहुत पसंद है. तो फिर मुझे लगा कि हाँ इसको और इम्प्रूव करते हैं. धीरे धीरे मैंने सीखा है. आफ्टर माई ग्रैंडफादर पास्ड अवे आई वॉज नॉट यूज टू सेलिब्रेटिंग लाइक दिवाली, होली. फिर मैंने अपना जो ये एक फोटोग्राफी का साइड है ना, वो मैंने ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स में वो डिस्कवर करना शुरू किया. ओके. हाँ, मैं उस टाइम ना वो सेलिब्रेट नहीं करती थी. आई यूज टू क्लिक पिक्चर्स. आई यूज टू लॉक द रूम एंड मैं छोटी छोटी कुछ प्रॉप्स ले लेती थी, उनके पिक्चर क्लिक करती थी फ़ोन से. अच्छा. हाँ, आई डोंट यूज टू सेलिब्रेट कुछ भी. ओके. हाँ, उस टाइम को आई यूज टू ऑक्यूपाई माई सेल्फ कि कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हैं. तो वो गाइडेंस कुछ थी नहीं उस टाइम पे इतनी. अपने आप ही धीरे धीरे कुछ बनाया, कुछ क्लिक किया. कोई लाइट इधर से आ रही है, दिए के शॉट हैं, पापा की सिग्नेचर की बोतल है, उसकी पिक्चर क्लिक हो गई कि अरे वाह बहुत अच्छा क्लिक हुआ है. तो इंस्पिरेशन तो थे उस टाइम. गूगल से इंस्पिरेशन निकाल लिया कि ऐसा कुछ क्लिक करते हैं. तो ऐसे ही धीरे धीरे करके समझ में आया कि हाँ यार ये वाला चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है. बाय दैट टाइम आई वॉज अ डांस कोरियोग्राफर. ओके. हाँ, इट वॉज माई प्रॉपर करियर. आई हैव MA इन डांस कथक एंड MA इन वेस्टर्न डांस. ब्यूटीफुल. सो वो उस टाइम चल रही थी जर्नी अपनी एक उस पे पेज पे. फिर धीरे धीरे मैंने किसी से कैमरा लिया एंड आई स्टार्टेड विथ कैमरा लाइक प्रॉपर फोटोग्राफी कैमरे से. ओके. अब पहले शूट में मैं गई, मुझे समझ में नहीं आया कि इसको मैनुअल पे वर्क कैसे किया जाए. तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, इधर ईयरफोन. मैंने शुरू किया जाए अब शूट तो शुरू हो गया. अब पिक्चर एकदम ही ब्राइट आ गई, एक्सपोजर एकदम वो हो गया. समझ में नहीं आया था मैनुअल पे. वापस मैं ऑटो पे आ गई. मैंने जो अभी हो सकता है वो कर लो, क्योंकि उस मोमेंट में आप क्लाइंट को ही नहीं बोल सकते कि आ नहीं रहा है. दैट वाज योर फर्स्ट पेड गिग? दैट वाज नॉट अ पेड गिग. अच्छा. फ्री में सीखना था ना. तो कि कहीं से किसी को बोल दिया कि हम आपके पिक्चर क्लिक कर देंगे, ओके. आप फोटोग्राफी करा लो. पर कोई अपना टाइम दे के आया, दैट वाज द मनी. अगर किसी ने अपना समय दिया है, वही उस टाइम पैसा था ना कि यार वो कोई अपना टाइम दे रहा है और हम अपनी स्किल को वो कर रहे हैं एकदम प्रॉपर. तो वो पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे. दैट वाज कि हाँ चलो ये तो मिल रहा है, एटलीस्ट हमें स्किल पॉलिश हो रही है. करेक्ट. तो फिर उनको ये नहीं बोल सकते हमें नहीं आता. बट हाँ नहीं तो बोला, जब आप नहीं बुलाया तो कैसे बोल सकते हैं. हाँ, तो वो तो एक्सपेक्ट करें ना अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी. और लोगों के नज़रिए में क्या होता है ना, कैमरे से फोटो खींच रही है ना तो अच्छी आएगी. वो ये नहीं समझते खींच कौन रहा है. तो जो खींच रहा है वो भी डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अब करें तो करें क्या, आ गए यहाँ पे. पर दिस रिमाइंड्स मी कि हमने एक बार DSLR खरीदा दिल्ली में. वी वर लाइक इट्स लाइक 8-9 years बैक. और हमें लगा कि अब हम फोटोग्राफर बन गए. भाई पहले दिन जो हम खींच अपनी रहे हैं, दीवार घड़ी आ रही है. ऐसे ही कुछ तो भी हो रहा था. मतलब दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि यार ये तो इसका ट्यूटोरियल लेने पड़ेंगे, तब हम सीख पाएंगे. बहुत कुछ रहता है. लाइक मैनुअल जो सेटिंग होती है कैमरा की, जो ऑटो है, ऑटो इज फॉर कि आप, और मैं ऑटो को बुरा नहीं कहती. जो लोग ये कहते हैं ना अरे ऑटो पे क्लिक करा, इसको फोटो नहीं खींचनी आती. इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द एक्सपोजर ट्राइंगल. एक्सपोजर ट्राइंगल इन फोटोग्राफी इज कि वो 3 चीज़ें बैलेंस होती हैं उसमें. वो सिर्फ उसके अलावा भी बहुत कुछ है कि आपका फ्रेम क्या है. क्या होती है 3 चीज़ें? ISO, शटर स्पीड और अपर्चर. तो ये 3 चीज़ होती हैं. बट इनके अलावा भी बहुत कुछ होता है कि आप एंगल क्या ले रहे हो, लाइट आ रही है नहीं आ रही. तो इसकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है. ऑटो पे कैमरा अपने अकॉर्डिंग, लाइट के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सेट कर देता है. तो ये चीज़ कोई बुरी नहीं होती. मतलब लोगों को लगता है ना कि अरे कि ऑटो पे क्लिक कर रहा है, इसको आता नहीं है. इट्स अ स्मार्ट शॉर्टकट आल्सो. हाँ, अब बहुत बार ऐसा होता है कि आप एकदम लो लाइट में शूट कर रहे हो, आपको तुरंत अगर लाइट को प्रॉपर शॉट कैप्चर करना है तो आप उस चीज़ में थोड़ी कह सकते हो कि अब मैं उसको सेट कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ.
वो चीज़ होती है। तो आप बहुत बार ऑटो पे यूज़ कर लेते हैं कैमरा, इट्स नॉट कि अरे बहुत बड़ा वो हो गया ब्लंडर, अरे क्या कर दिया, ये सब नहीं होता, ऑटो पे कर सकते हो आप क्लिक। तो मतलब ये इसी तरीके से चीज़ें शुरू हुई। और पहला पेड गिग क्या था? इट वॉज अ वेडिंग। तो आई वॉज अ डांस टीचर। ओके। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स, छोटी छोटी बच्चियाँ थी, आई सेड कि आपका फ्री में शूट होगा, आप फोटो शूट कराओ। ओके। उनकी मदर्स और बच्चे, उनके मैंने पिक्चर्स क्लिक किए। देयर वाज वन शॉट ऑफ द स्टूडेंट एंड हर ग्रैंड मदर। ओके। दैट वाज आल्सो ब्लैक एंड वाइट शॉट। ब्लैक एंड वाइट शॉट अपने आप में एक बहुत सुंदर, ये सिर्फ एक फोटोग्राफर समझ सकता है। ब्लैक एंड वाइट शॉट की एक अपने आप में एक खासियत होती है, वो अपने आप में बहुत एक डिफरेंट पिक्चर होता है। जो कलर्स नहीं दिखा सकते ना, वो ब्लैक एंड वाइट शॉट दिखा सकते हैं पिक्चर क्या के ऐसा अंदर। क्या खास होता है? मैं महसूस कर सकता हूँ ये बात, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारी आर्ट गैलरीज होती हैं जहाँ पे आपको ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बहुत मिलते हैं। Black and white, हाँ। फोटोग्राफर्स जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही खींचते हैं। ब्लैक एंड वाइट में ना आपको कलर्स नहीं दिख रहे, यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द कलर्स, यू आर वॉचिंग द इमोशंस, यू आर, आप वो देख रहे हो जो हम देख रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज़ से डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, जो हम दिखाना चाहते हैं वो ब्लैक एंड वाइट में डायरेक्टली दिखता है। ओके। हाँ, ये फोटोग्राफर्स को मतलब बहुत पसंद आता है ब्लैक एंड वाइट जो होता है। कुछ नहीं मिला तो ब्लैक एंड वाइट कर दो पिक्चर को, अपने आप तो में सुंदर लोग दिखती है। बाद में करते हैं या फिर खींचते समय ही करते दोनों प्रोसेस है। हैं? दोनों हाँ हाँ, आप ऑन कैमरा भी कर सकते हो, आप बाद में भी एडिट कर सकते हो। तो वो एक पिक्चर थी, वो इतनी सुंदर क्लिक हुई थी, वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। तो वो उन्हीं की जो बेबी, मतलब वो जो बच्ची थी उसकी बुआ की शादी थी। ओके। लाइक इट वाज अ फैमिली इवेंट। तो वहाँ उन्होंने हमें हायर किया। इट वाज देयर प्री वेडिंग और उनका वेडिंग शूट सब कुछ, एंड आई वाज आल्सो देयर डांस कोरियोग्राफर फॉर द इवेंट। तो वो ऑल ओवर मैंने पूरा लिया था इवेंट, और उन्होंने इतना ट्रस्ट किया, दैट इज़ द बिगेस्ट अर्निंग, कि भाई मैं उनको वो चीज़ फील करा पाई कि हाँ आप अपनी वेडिंग का वेडिंग जैसा इवेंट अगर कोई दे रहा है तो ऑफ कोर्स। सो वो चीज़ मतलब आई थैंक कि मतलब उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। और सच में पिक्चर्स काफ़ी अच्छे आए उनके, बिकॉज मेरा ये था कि मैं कुछ भी नहीं आता ना, मुझे बस ये पता है कि इमोशंस कैप्चर करने इन अ वेडिंग और कहीं पे भी। अगर आप किसी पर्सपेक्टिव या माइंडसेट से जाओगे ना तो आप काम करके आओगे। अगर आपने सोचा कि करना है कुछ, करेक्ट, तो वो निकल आएगा रिजल्ट, भले ही आप एमेच्योर हो या एकदम प्रोफेशनल हो, रिजल्ट आ जाएगा। तो इट वाज हाउ इट स्टार्टेड। तो आज के डेट में आप किन किन फोटोग्राफी में अपने आप को you end up doing lot of things, like there's a lot of genre जिनको आप बार बार टच करते हैं, but what are things that आपको बहुत एक्साइट करते हैं? कौन से प्रोजेक्ट और कौन सी पर्टिकुलर फोटोग्राफी का जॉनर जो है वो आपको लगता है कि यार ये मुझे करना है? हाँ, सो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम मुझे समझने में कि मुझे क्या करना है। पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता था कि जो आ रहा है कर लो, और क्वेश्चन ये भी आता था साथ में कि यार सब कैसे कर सकते हो आप? ओके। कैसे कर सकते हो सब कुछ? आप मज़ा भी नहीं आ रहा कुछ चीज़ों में पर कर रहे हो, जस्ट बिकॉज कि आपको अपना एक नाम बनाना है इस चीज़ में, या फिर आपको पहचान चाहिए उस चीज़ में, तो आप कर रहे हो बस विदाउट एनी इंटरेस्ट। आई ऑल्सो यूज टू डू इट कि बिकॉज ठीक है चलो अर्निंग आ रही है उससे, प्लस थोड़ा लोग जान रहे हैं कि हाँ ये करती है ये वाला काम, ये चीज़ होती है। तो प्रेजेंस मुझे क्रिएट करनी थी उस टाइम, तो मैं सब कुछ कर रही थी, और ऐसा नहीं कुछ खराब कर रही थी सब अच्छे से ही कर रही थी, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कुछ चीज़ें करने में। तो बाय टाइम मुझे समझ में आया कि वेडिंग्स, आई लव डूइंग वेडिंग्स बिकॉज वहाँ इमोशंस है। जो मेरा स्टार्ट था कि भाई इमोशंस हैं तो मुझे कैप्चर करने हैं, शादियों में सबसे ज़्यादा इमोशंस कैप्चर होते हैं। फिर मीन टाइम मुझे समझ में आया, आई वॉज अ डांस कोरियोग्राफर, तो बच्चों के साथ बहुत मेरा जुड़ाव था उस टाइम भी। तो मुझे लगा कि बेबी फोटोग्राफी जो कि बाहर चल रही है, लाइक आउट ऑफ ग्वालियर हो जाए और या फिर आउट ऑफ इंडिया भी लोग बहुत इस चीज़ को परस्यू कर रहे हैं, सो वाई नॉट टू लाइक इन्वेस्ट योर सेल्फ इन दैट, मैटरनिटी शूट एंड बेबी फोटोग्राफी। मतलब मैंने फर्स्ट स्टूडियो ग्वालियर में डाला जिसमें बेबी शूट एंड मैटरनिटी शूट होता था, मतलब प्रॉपर होता है ना कि डेडिकेटेडली हम लोग उसको ही करते थे। तो उसमें मुझे दिखा कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे खुशी दे रही है, भले मैं थक रही हूँ, कुछ हो रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है काम करके। और फोटोग्राफी ऑल ओवर ही होता है ना कि मैं फोटोग्राफर हूँ, पर किस चीज़ का फोटोग्राफर हूँ? आपका निश क्या है? नीश क्या है? आपको अपने आप को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि हाँ इस पे मुझे रुक जाना है। मैं हर जगह हाथ पर नहीं मार सकती। मुझे अपने आप को और मेरी ऑडियंस को भी और मेरे क्लाइंट्स को भी समझाना पड़ेगा कि मैं ये वाला काम नहीं कर पाऊंगी, कि आप मेरे पास कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो जो मैं नहीं करती हूँ। आप मेरे पास आजकल होता है ना कि आर्किटेक्चर फोटोग्राफी भी होती है प्रॉपर, हाँ इंटीरियर की फोटोग्राफी भी होती है, वो मैं नहीं करती। और क्यों नहीं करती? बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैंने उसमें दिमाग नहीं लगाया, मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं किया। बिना सीखे कुछ भी करने का मतलब है कि आप उस चीज़ को खराब करोगे। सब कुछ करने से अच्छा वो करो जो आपको आता है। अभी रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि देयर इज अ फोटोग्राफर इन यूएस, देयर मस्ट बी मेनी,
and she is known as the newborn photographer. वो न्यूबॉर्न्स के ही पिक्चर्स लेते हैं, लाइक दैट्स हर स्पेशलिटी. हाउ बिग दिस इंडस्ट्री, और ये क्या एक ऐसा ट्रेंड है. चीज़ आई रिमेंबर कि मैं आपको डिस्कवर किया मेरी वाइफ के थ्रू, बिकॉज व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट शी सेड वी वांट लाइक यू नो विल हैव दिस मैटरनिटी शूट एंड देन बेबी का करना है चीज़ है. देन यू सजेस्टेड कि यार उसको 6 महीने का हो जाने दो फिर हम करते हैं ऐसा करके. So I see there is a lot of aspirations in moms कि उनको बच्चों के साथ में या उनके maternity ये चीज़ें. So what all trends are there like or how big this thing is? This is like newborn photography is a vast industry. मतलब इंडिया में it's a recent मतलब 10 साल के अंदर ये आया, बट इससे पहले भी आउट ऑफ इंडिया देयर आर मल्टीपल फोटोग्राफर्स जो न्यूबॉर्न सेशंस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली न्यूबॉर्न सेशन कर रहे हैं. एंड दैट्स नॉट कि सिर्फ बड़े बड़े स्टूडियोज ही हैं बाहर. देयर आर मदर्स जिन्होंने अपने बेबी के होने के बाद दे वांटेड टू लर्न कि हाउ टू फोटोग्राफ अ बेबी. तो उन्होंने अपने बच्चे की फोटोग्राफी से स्टार्ट किया एंड देन दे लव्ड व्हाट दे क्लिक्ड, तो उन्होंने उस चीज़ को और परस्यू किया आगे. Okay. तो हाँ, इससे most of these photographers are female photographers. Yes, female photographers. अब like there are men as well, but हाँ it's also कि मतलब mostly females. Because वो जो एक mother वाला एक love होता है ना, वो एक different वो होता है. मतलब man वो you could spot it, like you could see it. हाँ, अगर baby uneasy हो रहा है या अगर उसको, it's not all about the beauty, it's also about the other side कि कहाँ पे आपको रुकना है. क्योंकि न्यूबॉर्न इतना छोटा बेबी, अब 5 to 15 days is the best timing जिसमें न्यूबॉर्न सेशन होता है. इंडिया में तो ये है ना कि 40 दिन तक निकल ही नहीं सकते. उस माइंडसेट को बदलने में हमें बहुत टाइम लगा है, जितने भी न्यूबॉर्न फोटोग्राफर्स हैं. तो जब बेबी अगर 40 दिन का हो गया तो उसकी बॉडी अपने आप में थोड़ी स्टिफ हो गई, लाइक बोन्स प्रॉपर फॉर्म करने लग गई. तो स्टिफ हो गई बॉडी. जो बेबी का शूट होता है जिसमें एकदम फ्लेक्सिबल आप पोजेस कुछ देखोगे तो उसमें बेबी को हमने कैसे वो किया हुआ है, रैप किया हुआ है, तो वो एक सर्टेन एज तक ही हो सकता है. तो सर्टेन डेज तक ही हो सकता है, सर्टेन वीक में ही हो सकता है, उसी में हो सकता है. और बेबी उस टाइम थोड़ा सा स्लीपी उसमें रहते हैं, तो आप तभी कर सकते हो. और वो ना जो पोजीशन हम लोग फॉर्म करते हैं दैट इज द पोजीशन बच्चा वॉर्म के अंदर होता है. उसके अलावा कुछ नहीं है. आपका प्लेसमेंट जो बेबी का रहता है वो हम इसी तरीके से करते हैं. और जो रैप्स हम यूज़ करते हैं वो रैप्स ऐसे होते हैं कि वो वॉर्म का ही फील देते हैं बेबी को, वो कंफर्ट वही रहता है. okay. हाँ, तो ये वाली चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन होने में, लाइक जो ग्रैंड मदर्स होती हैं वो बड़ा हो जाती है कि उसको कैसे बांध रहे हो तुम, कैसे बांध दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए. बट ऐसा कुछ नहीं होता. सॉडलिंग पहले भी होती थी. लाइक अगर हम पुराना टाइम देखें तो बच्चों को थोड़ा बांध के रखते थे कि जिससे थोड़ा सा वो सॉडलिंग करना, रैप करना, ये चीज़ बोलते हैं. तो इट्स नॉट डिफरेंट उससे. वो हम उसी पोजीशन में उसको सॉडल करते हैं, रैप करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो. अगर बच्चे ने हल्का सा भी अनइजीनेस दिखाया तो हम रुक जाते हैं, वो नहीं करते वो वाला पोज. भले ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि नहीं आप ये वाला पोज करो. सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. करेक्ट. हाँ, उसके How आगे long नहीं does it take to get a good picture for a session? Let's say कि आप क्लाइंट के यहाँ पे हो, कितना समय लगता है? इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द बेबी. मतलब आपके हाथ में कुछ ज़्यादा होता नहीं है. हमारे हाथ में नहीं है, पेरेंट्स के हाथ में नहीं है, सब बच्चे के हाथ में. करेक्ट. मतलब इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस. बहुत. मतलब अगर बेबी क्रैंकी हो गया तो आपका 1-8 घंटा गया. क्योंकि क्रैंकी है इसका मतलब उसे भूख लग रही है या कुछ गैस या कुछ एसिडिटी इशू हो रहा है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा. अब ये क्या होता है ना, बहुत बार पेरेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चलते हैं ये वाले सेशंस में. आज तो ऑफिस है, अभी नहीं करा पाएंगे, हम शाम को आएंगे. पर वो बेबी का टाइम नहीं है. हम सेटल कर लेंगे बट वो बेबी का टाइम नहीं है. बेबी नहीं सोएगा उस टाइम पे. वो कैसे भी आप कितनी भी मेहनत कर लोगे ना तो वो नहीं सोएगा. और हमने अगर मदर से एक बार बेबी को ले लिया और हमने फिर बीच में दिया तो बच्चा वापस समझ जाएगा कि मैं मम्मी के पास आ गया हूँ, अब मुझे नहीं जाना वापस. क्योंकि वो स्मेल होती है ना, बिल्कुल बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं बेबी. तो वो बेबी स्मेल ही आइडेंटिफाई करते हैं फॉर फर्स्ट. तो वो बहुत फिर इशू हो जाता है. तो ये समझना, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये खुद भी हमें जाती है कि हम क्लाइंट को कितना उस चीज़ के बारे में समझा पा रहे हैं. क्योंकि उनको तो नॉलेज नहीं है, हमें ही उनको बताना है कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है. लाइक हम लोग काजल लगाते हैं बच्चे को, हर दिन मसाज मालिश की, नहलाया, उसका काजल लगा दिया. पर वो शूट्स में यूज़ नहीं करना चाहिए. शूट्स में आप काजल अवॉइड करो. उस दिन आप पेरेंट्स को एक गाइड दो उसके पहले कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है. ताकि नेक्स्ट डे कि आप बेबी को लेके कैसे आओगे, क्या कपड़े पहना के लेके आओगे, कब फीड कराइए, सब बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको उनको एक दिन पहले शूट के देनी चाहिए. हाँ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है. जब आप उन्हें गाइड करोगे तब उन्हें पता चल पाएंगे. तो ये है. ये इंडस्ट्री काफ़ी अब इंडिया में भी बहुत अच्छे उस पर चल रही है. लाइक पीपल आर फॉलोइंग. बस. How much does it cost for a session, like for a client? Like क्या pricing है? There are different pricing जो brackets रहते हैं.
Talking about a small city, it can be varied around 10 to 25K, but out of Gwalior there are packages of around 1 to 2 lakhs. For a Yes, newborn. yes. So it People also spend this much money yes for yes they will, because वो उस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ उनकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है, दे आर अर्निंग, और वो एक सेट मार्जिन पे स्टार्ट भी करें, और लाइक जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी लगभग उनका यही रेंज है। हाँ हाँ हाँ, लाइक जो अच्छे अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स है, शूट करने को तो कोई भी 1000 में शूट कर सकता है और करके दे देगा आपको, मतलब उसमें कोई वो नहीं आएगा, बट काम का बहुत एक असर होता है कि आप किस तरीके से काम डिलीवर कर रहे हो, क्या डिलीवर कर रहे हो। फोटो तो कोई भी क्लिक कर सकता है, कल मैं कैमरा या कोई मेरी सिस्टर कैमरा उठा ले, बट उसको नहीं आएगी वो चीज़, तो वो नहीं कर पाएगी उस तरीके से क्लिक जिस तरीके से मैं कर पाऊंगी। भले ही वो मेरी सिस्टर है, बाय ब्लड वो मेरे रिलेशन में है, बट वो चीज़ थोड़ी जान पाएगी जो मुझे बाय स्किल आती है। स्किल इज़ डिफरेंट, वो आना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए, और न्यूबॉर्न सेशन में तो सेफ्टी इज़ द मस्ट। अगर आप सेफ्टी नहीं रख रहे हो, आप ऐसे ही किसी को भी अपना बच्चा नहीं पकड़ा सकते, जिसको नहीं हैंडल करना आता। नहीं, आई रिमेंबर कि हमें अपना बच्चा लेने में बहुत मतलब डर लगता है। नर्सेज हमें असिस्ट करते हैं कि आपको कैसे पकड़ना है, कैसे होल्ड करना है, कैसे होल्ड करना है। तो बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं बेबीज़ के जो बच्चा बोल नहीं सकता, तो वो अपने ना अलग अलग इमोशन उससे आपको बताएगा, पॉस्चर से बताएगा, वॉइस होगी डिफरेंट, उससे आपको समझ में आएगा। अगर बेबी अनईजी हो रहा है, अगर ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो आपको उसके गर्दन के पीछे पता चलेगा कि हाँ यहाँ गर्म हो रहा है। तो ये सब साइंस होते हैं जो आपको समझने पड़ते हैं, वो तुरंत नहीं आते। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 1.5 लाख 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मल्टीपल सेट ले आए जिसमें प्रॉप्स यूज़ हो गए सब कुछ, और उनको लगा दिया एंड दे स्टार्ट द बिजनेस। बट वो लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सीखते नहीं हैं। बेबी फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप सीखो, पहले सेफ्टी सीखो कि बच्चे को आपको संभालना कैसे। बाकी कोई भी फोटोग्राफी है वो इतनी रिस्की नहीं है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे का सवाल है कि आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हो, वो चीज़ सीखनी चाहिए। बाकी आप स्टार्ट करो, दैट इज़ फाइन, बहुत सारा काम करो, बट ये वाला काम आप सीख के करोगे तो ज़्यादा बेटर है। लोग कैसे सीख सकते हैं? देयर आर मल्टीपल कोचेस एंड यूट्यूब इज़ द मतलब मेन जो है कि जहाँ से आप सीख सकते हो, बट हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए देयर आर मल्टीपल कोचेस, और उनसे किसी के सीख साथ सकते हैं। इंटर्नशिप करो, ऐसी हाँ, चीजें इंटर्नशिप करो आप, उनको प्रॉपर ये जो कोर्स होता है, ये जो बेबी फोटोग्राफी है, दिस विल ऑल्सो गिव यू अ लॉट ऑफ मनी, पर इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा, और लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करोगे पहले तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, रैदर देन कि आप प्रॉप्स ले आए बहुत सारे और मल्टीपल सेट ले आए उनका यूज़ करो, वो बेटर नहीं है। ये चीज़ है। बहुत सारी मदर्स अपने बच्चों के पिक्चर्स क्लिक करना बहुत पसंद करती हैं, और लगभग सबके पास आज की डेट में अच्छे हाई एंड फोन्स हैं, आईफोन्स हैं, ये चीज़ें। व्हाट इज दैट 1 or 2 3 टिप्स दैट यू कैन गिव दोज मदर्स सो दैट दे कैन क्लिक, प्रोफेशनल तो नहीं लेकिन अच्छे पिक्चर्स अगर क्लिक करना चाहें तो क्या? ओके, सो अगर फ़ोन से आप पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो देर आर सर्टेन एंगल्स जिससे आप क्लिक कर सकते हो। बेबी का प्लेसमेंट अच्छा कर सकते हो कि बेबी का जो नेक है वो एकदम फ्लैट नहीं हो, यू हैव टू गिव सम सपोर्ट कि थोड़ा सा हाइटेड रहे। हाँ, हाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप घर में पिक्चर क्लिक करो, यू डोंट हैव एनी लाइट। अगर आपके पास लाइट है भी एक्सटर्नल, कि एक आर्टिफिशियल लाइट है आपके पास, आप सोचो कि आप रिंग लाइट जैसे होती है लोगों के पास आजकल, कि आप उसको लगा के शूट कर लो, तो आई वुड नॉट सजेस्ट की, क्योंकि बेबीज़ के लिए जो लाइट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी डिफ्यूज्ड, मतलब जो बेबी के ऊपर लाइट जाती है ना वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में जाती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट द लाइट कि बहुत तेज़ लाइट पड़ रही है तभी पिक्चर अच्छी आ रही है, ऐसा नहीं है। वो लाइट का एक सर्टेन अमाउंट होता है जो बेबी पे आता है। पहले वो बाउंस करती है, मतलब पहले उधर जाती है देन वो आती है, तो वो अपने आप ही बहुत कट हो जाती है। तो जो आपको यूज़ करना है तो आप नेचुरल लाइट में पिक्चर क्लिक करो, जैसे कि कर्टेन लगा लो आप, थोड़ा शेयर कर्टेन हो वाइट में, वो डिफ्यूज़ कर देगा लाइट को। 2-3 लेयर्स जिससे कि डिफ्यूज है, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं आएगी बेबी के ऊपर, और पर्टिकुलर एक एंगल में आ जाएगा। ये चीज़ आप कर सकते हो, और बाई टाइम धीरे धीरे आप लाइट का एंगल समझ में आएगा आपकी सनरेज किधर से आ रही है। नेचुरल लाइट आई वुड सजेस्ट कि आप नेचुरल लाइट का काफ़ी यूज़ करो, वो बेस्ट। हाँ, वो बेस्ट है। क्या कुछ ऐसा होता है कि पिक्चर्स का मतलब फोटोज का जो बैकग्राउंड होता है उनके कलर्स का बहुत असर होता है पिक्चर्स में, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। बैकग्राउंड ऑल्सो डिसाइड्स कि अगर आपका सब्जेक्ट कितना विजिबल होगा कितना नहीं होगा। सब्जेक्ट, अब फोटोग्राफर की लैंग्वेज में सब्जेक्ट ही हुआ कि अगर हमारे पीछे जैसे ये बैकग्राउंड है, इसमें मेरी विजिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। देयर आर सर्टेन कलर्स जो कि हम क्लाइंट को बोलते हैं, अवॉइड करते हैं कि नहीं पहनो, लाइक ग्रीन इज द हार्डेस्ट कलर। हार्डेस्ट इन व्हाट सेंस? हार्डेस्ट की उसकी एडिटिंग जब आप करते हो ना, तो आप उसको मैच करने में परेशान हो जाते हो, तो वो चीज़ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो ग्रीन तो अवॉइड करना ही चाहिए। बाकी
तो और फ्लोरेसेंट कलर्स कैरी कर सकते हैं सब कुछ, बट ये चीज़ अटकती है आके जब आप फैशन फोटोग्राफी करो, जब आप किसी के लिए उनके वार्डरोब को वो करो, लाइक फैशन स्टाइलिस्ट होते हैं उनको, आप डिज़ाइनर्स होते हैं, तो वहाँ पे आके आपको थोड़ा सा एक वो ग्रीन को आपको करना आना चाहिए कि किस तरीके से आप उसको विजिबल, मतलब इट इज मैनेजेबल बट थोड़ा टफ है। उसके अकॉर्डिंग आपको बैकग्राउंड को प्लान करना पड़ेगा। ओह ओके। ग्रीन दिखाना है तो पीछे ग्रीन मत रखो फिर, लाइक अगर आप प्लान करोगे कुछ, जैसे होता है ना कि लोग कहते हैं कि अरे आउटफिट अच्छा है, ग्रीन है, गार्डन में चल के शूट करते हैं, नहीं मत करो सब हरा हरा हो जाएगा आसपास, कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, तो ऐसे कोई कॉन्ट्रास्टिंग कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे ग्रीन के बैकग्राउंड में क्या जाएगा तो ग्रीन बहुत अच्छा हाईलाइट होगा? कलर व्हील होता है, ओके। कलर व्हील के अकॉर्डिंग ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील फॉलो करना चाहिए। Okay. उसके कॉम्प्लीमेंट्री टोन में मुझे एग्जैक्टली अभी नहीं आ रहा, बट आई विल टेल यू कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री टोन होता है। हाँ, आप एडिटिंग में ऐड कर सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री टोन्स को आप फॉलो करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लाइक आई थिंक येलो एंड पर्पल कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत ज़्यादा, ऑरेंज एंड ब्लू है। तो जब आप LC यूज़ करोगे ना, लाइक देयर आर RGB लाइट्स आजकल जो चल रही है, तो आपने ब्राइड्स के पिक्चर देखे होंगे, ग्रूम्स के पिक्चर देखे होंगे, 2 कलर की लाइट्स आती हैं जी, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री टोन्स हैं, वो अपने आप में बहुत सुंदर लगती हैं। अगर आप बैकग्राउंड में इधर एक कलर ऐड करोगे, इधर एक कलर ऐड करोगे और थोड़ा फोकस, जब वो मर्ज होती है तो बहुत सुंदर क्रिएट करती है इफेक्ट। तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज की, अच्छा फोटोग्राफी आ गई, लाइट की नॉलेज आ गई, बट उसको समझना, कि मुझे भी नहीं आता था ये चीज़, बट व्हेन आई डिड लाइक लर्नड अबाउट फोटोग्राफी पर्टिकुलरली, तो हमें समझाया गया कि व्हाट आर दीज लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टोन्स क्या होती हैं। मोनोटोरी कलर्स होते हैं कि वो कंटिन्यू एक ही उसमें चल रहे हैं, तो ये और भी बहुत तरीके के ऐसे टोन्स होते हैं जो आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या फॉलो कर सकते हो। एक बात तो मुझे समझ आ रही है कि आपकी जो सब्जेक्ट की, जो फोटोग्राफी की जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम कि आप चूज क्या कर रहे हो, आप सब्जेक्ट को क्या बोल रहे हो कि भाई आप ये कलर्स का बैकग्राउंड रखो, ऐसे आपको तैयारी करनी है, ये सारी चीज़ें। सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दैट वे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करना नहीं है। यही है बात, एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कितना आसान काम है, फोटो ही तो क्लिक हो रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई हमसे कोई सेशन बुक करा रहा है या कोई कुछ भी A to Z अगर कुछ हम फोटोग्राफ कर रहे हैं, उसके पीछे हमारी रिसर्च है। तो जब हम सेशन प्लान करते हैं तो इट्स नॉट कि हम तुरंत गए और हमने शूट करके हटा दिया, हम उससे एक दिन पहले आई स्केच एवरीथिंग कि मैं कौन सा प्रॉप यूज़ करने वाली हूँ। अगर उनके 3 सेशन है, मतलब एक क्लाइंट अगर 3 वाला पैकेज बुक कर रहा है तो उसके अंदर 3 सेशन है, तो मैं आई स्केच एवरीथिंग। हाँ, मतलब कहाँ प्लेस करूंगी और उस सेट को हम डिज़ाइन करते हैं पहले, अच्छा, कि हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देयर आर सर्टेन टाइम्स कि मैं क्लाइंट से आउटफिट के पिक्चर्स मंगाती हूँ कि व्हाट आर यू वेयरिंग, हम उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं कि क्या उसमें जाने वाला है, क्या नहीं जाने वाला। जब हम सेटअप स्टार्ट करते हैं तो हम कुछ और सोचते हैं, निकल के कुछ और आता है। क्योंकि शायद क्लाइंट भी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझता ना इन चीज़ों की। नहीं, उनको लगता है कि हम आएंगे, शूट कराएंगे, हो गया, बट वो ये नहीं समझ रहा कि उसके पीछे कितनी सारी और लेयरिंग है जो रिजल्ट करती हैं अच्छे पिक्चर्स में। ओके, इट्स टाइम एंड एफर्ट एंड एक अंडरस्टैंडिंग कलर टोन्स की। आप कोई भी कलर अगर सोचो कि, और हुआ भी है मेरे साथ, एक्सपेरिमेंट किए हैं क्लाइंट्स ने कि नहीं हो जाएगा, तो मैंने भी बोला ठीक है हो जाएगा, बट वो जो रिजल्ट आया ना वो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एफर्ट अगर हम देंगे उसमें ना तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, भले ही कोई भी चीज़ हो। तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी, और क्लाइंट को भी अगर थोड़ा आप बोलोगे ना तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट थोड़ा टाइम लेता है कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते बहुत बार लोग, बट समझ जाते हैं। तो ये भी एक वो है, समझाना आना चाहिए। अदर देन बेबी और मॉम्स फोटोग्राफी, व्हाट इज समथिंग कि जहाँ पे आप देखते हो कि बहुत कुछ चल रहा है, मतलब लाइक इतना कुछ हो रहा है कि कई बार समझ में नहीं आता कि क्या क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं। आई फील वेडिंग फोटोग्राफी में अगर आप देखोगे तो मतलब वेडिंग फोटोग्राफी नहीं, उसमें माइक्रो सेगमेंट्स बन गए। भाई एक तरफ कैंडिड हो रहा है, एक तरफ अलग ही, मतलब एक भाई लंबा कैमरा लेके चल रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, लगन फलदान भी चल रहा है और ये सब चीज़ें। तो लाइक व्हाट ऑल इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है वेडिंग फोटोग्राफी में? वेडिंग फोटोग्राफी पहले के मुकाबले अब बहुत चेंज हो चुकी है। पहले पता है क्या होता था ना, कि जो हो रहा होता था उसको कैप्चर किया जाता था। ओके, अब कुछ चीज़ें करवाई जाती हैं, करो, हंसो, तुम रो क्यों नहीं रहे हो, कि दूल्हा वहाँ से आ रहा है तो तुम्हें रोना है ना मुझे देख के पहली बार, मैं ऐसे आऊँगी तो अब करवाई जा रही हैं चीज़ें, पहले होती थी। तो कि जो मोमेंट्स क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक दिमाग में बन गया है कि तुम नहीं रोए यार, वो तो रोया था, मैंने देखा था, रील में देखा था मैंने तो वो एक चीज़ हो गई है ना कि आजकल इंस्टाग्राम ने बहुत इन्फ्लुएंस कर दिया माइंड्स को। ओके, छोटे छोटे बच्चों को इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो मुझे और बताओ इसमें क्या क्या और चल रहा है? नहीं, बहुत कुछ है, मतलब इंस्टाग्राम इज बहुत। नहीं, वेडिंग के केसेस में लोग क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं?
वेडिंग के केसेस में तो कुछ बचा ही नहीं है, मतलब अब तो मुझे मुझे पता नहीं एक कि चीज़ ये पता है, मैंने सुना है कि देर आर पेजेस और देर आर पीपल हु से कि हम अपनी वेडिंग को वायरल करना चाहते हैं, है ना? तो ये जो वायरल करना चाहते हैं ये कैसे, मतलब कैसे होता है ये? पे करके करना चाहते हैं वो वायरल। ओके। हाँ, अब क्योंकि जो कुछ ऐसे पेजेस हैं और जो प्रमोट करते हैं ऐसे टाइप ऑफ कंटेंट को, हाँ। तो जो कंटेंट बना रहे हैं आपको उनको फॉरवर्ड करना है वो कंटेंट, वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज करेंगे और वो अपने पेज पे पोस्ट कर देंगे, टैग अ ब्राइड, दिस ब्राइड मेड हर इन लॉज क्राई, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा क्लिकबेट टाइप का कैप्शन लगा के वो उस वीडियो को वो वायरल कर देंगे, क्योंकि उनकी एंगेजमेंट है ज़्यादा। और लाइक अगर मैं बीइंग अ ब्राइड उस पेज को देख रही हूँ तो मुझे भी लग रहा है हाँ यार ऐसा ही करना चाहिए था, मुझे भी ऐसे ही करना है, तो मुझे ये वाला मोमेंट चाहिए, मुझे ये वाला मोमेंट चाहिए बस। तो जब लोग आपके पास ऐसे आते हैं तब फिर मतलब लाइक किस किस तरह की वियर्ड रिक्वेस्ट होती है? रिक्वेस्ट तो ये है कि भाई आपको हर टाइम हमारे साथ रहना है। ओके। अब वो हर टाइम कैसे रहेगा इंसान साथ में? बहुत बार तो क्योंकि ना क्या होता है ना, वेडिंग बहुत प्रेशर वाला एक सिचुएशन बन जाती है। देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, क्योंकि आपको ट्रेडिशन भी फॉलो करना है, Correct. सारे रिचुअल्स करने हैं। सो यू हैव टू कैप्चर दैट एज वेल। अब जो हल्दी है, अगर हम बात करें पहले से और अब की हल्दी के डिफरेंस में, हल्दी वाज अ रिचुअल बट नाउ इट इज अ कार्निवल। इट वाज अ इंटीमेट रिचुअल, लाइक होते थे मोहल्ले के लोग आते थे, हल्दी इसलिए लगाई जाती थी ताकि फेस पे ग्लो आए, ये सब। अब हल्दी नहीं लगती, अब वीको टर्मरिक लगती है। हाँ यार, वो चेंज हो चुका है। तो इट्स ऑल अबाउट नहीं मैंने प्री ब्राइडल कराया और मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी। और अगर मैं अपना भी केस बोलूँ तो मैंने खुद भी वीको टर्मरिक लगवाया था। तो है, बहुत मेजर चेंजेस हैं। और अब तो इंस्टाग्राम को देख के और ज़्यादा वो बढ़ते जा रहे हैं कि अच्छा मेरा लुक क्या होगा, अभी आप रिवील मत करना, मैं क्या है पर्सनली अपने पेज पे डालूंगी ना, ऐसा करके। तो मेकअप आर्टिस्ट को भी मना कर देते हैं बहुत बार कि नहीं आप नहीं कैप्चर करो मुझे अभी। ओके। हाँ, कि ये मेरा पर्सनल वो है, मैं फर्स्ट अपने उस पर डालूंगी। तो ये चीज़ है। तो ये जो यू नो आई एम कमिंग बैक टू दिस वायरल वेडिंग बिकॉज़ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। इट इज़ अ वास्ट, आप जितना इसके बारे में बात करोगे ना, जितने लोगों से जो इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, नॉट अबाउट जस्ट फोटोग्राफर्स बट ऑल अबाउट मेकअप आर्टिस्ट, जो ज्वेलरी आर्टिस्ट है, डिजाइनर्स हैं, वो सब इस चीज़ को, इवेंट्स वाले लोग हैं, इवेंट्स वाले लोग हैं। अब सबसे ज़्यादा तो इवेंट वाले लोगों को इस चीज़ का प्रेशर फील करना पड़ता है। नहीं, व्हाट आई फील इज कि लोग कई बार चीज़ें इवेंट्स में भी ये होता है कि पिंटरेस्ट वगैरह से कहीं से उन्होंने कोई तो वायरल वेडिंग, लाइक उन्होंने मंडप देख लिया किसी का, किसी सेलिब्रिटी का मंडप देख लिया, उन्होंने कहा वी वांट टू रिक्रिएट एज इट इज, हमें करना है चीज़ें, एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्राइसिंग दैट वेंट इनटू इट, और कितना उनको पड़ेगा, क्या पड़ेगा ये चीज़ें, और ये उनके लिए हैवी कितनी है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मेरी शादी हो रही थी तो माय हस्बैंड बीइंग इन इवेंट, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली कि तुम अगर ये बोलोगी ना कि फ़ोटो दिखा के मुझे करवाना है, वो नहीं होगा। वो अगर बोल भी देंगे ना कि हाँ हम कर देंगे, तुम उस चीज़ को समझो कि तुम उनका सामान देखो कि उनके पास क्या है, उन्होंने क्या क्रिएट किया हुआ है, तुम उससे अपना काम निकलवा लो। बट तुम अगर ये बोलोगे ना पिंटरेस्ट से कोई आइडिया लाके हमें ये करवाना है, उस चीज़ में क्या होता है ना कि ग्वालियर में भी आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि जो चीज़ें ग्वालियर में अवेलेबल हैं वो आपको एक अच्छे प्राइस पे मिल जाएंगी, कि आप सेटल हो जाओगे कि हाँ जो आपका बजट है। बट अगर आप बाहर का सामान चाहते हो या आप चाहते हो कि अरे वैसा ही मुझे चाहिए पूरा थीम, तो इट इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब उसमें फिर मेहनत भी लगेगी, उसमें वो जो पैसा भी बहुत लगेगा। पैसा देना नहीं है बस, ये चीज़ें यहाँ पे, ये भी एक बात है कि पैसा इतना खर्च नहीं करना, पर काम वैसा ही चाहिए, फूल भी असली चाहिए पर पैसा उसका वो हमें पे नहीं करना है। तो यहाँ पे चीज़ आ जाती है। और मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा भी इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए कि आप एकदम लैविश में, हाँ मतलब बाद में वेडिंग है, अपने लिए उसको फील करो, अपने लिए उसको वो करो। और फोटोग्राफी और देखो इवेंट भी आप जब प्लान कर रहे हो तो इवेंट वाले को एकदम वो मत कर दो कि भाई कि क्या ही वो होना है। आज के डेट में मैंने एक चीज़ देखी है कि विच इज़ गुड ऑल्सो, मतलब मैं उसको वैसे नहीं बोल रहा, क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं चीज़ें कर रहा हूँ, बट व्हाट आई रियलाइज इज कि आज आप डेकोर और इवेंट के मामले में द ब्राइड्स एंड ग्रूम्स दे आर मोर इन्वॉल्व्ड रादर देन देयर पेरेंट्स। नॉट अबाउट जस्ट डेकोर, इट्स एवरीथिंग। अब डिसीजन सिर्फ राइट फ्रम कपड़े टू डेस्टिनेशन, कपड़े क्या कपल अपने आप को चूज कर रहे हैं, वो भी आजकल अब तो वो तो है ही, तो वहाँ से शुरू है वो चीज़ कि दे आर फाइंडिंग देयर सोलमेट्स। और इट्स नॉट कि वो जो पुराना टाइम था, इट्स बहुत उससे चीज़ें बदल चुकी हैं अब के टाइम में। आप अब शादियाँ जो हैं वो अब सिर्फ बहुत सारा ना शो ऑफ भी रह गया है वेडिंग्स में, कि पेरेंट्स अब सिर्फ ना पेरेंट्स आते हैं रिचुअल हो जाए, पेरेंट्स पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी 1 बजे का मुहूर्त है, पर नहीं, वहाँ पे तो बारात 1 घंटे चलेगी। बारात में आजकल डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आ गई हैं, वरमाला में ही डिफरेंट चीज़ें हो गई, एंट्री हो गई आजकल, एंट्री किस तरीके से प्रॉपर क्या होना चाहिए, तो बहुत फसाड जो है वो बहुत क्रिएट हो गया है अराउंड दिस। लाइक वो धीरे धीरे करके बिल्डअप इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है ना वेडिंग्स का, कि शादियाँ कम और वो एक बहुत बड़ा होता है ना कि किसी चीज़ को हम देखो, सेलिब्रेशन तो है, इट्स सेलिब्रेशन ऑफ 2 पीपल जो एक साथ आ रहे हैं,
बट उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बना दिया गया है। जो रियलिटी है उसको रियलिटी रहने देना चाहिए। बहुत तो मतलब आप simplicity- एक तो रियल वेडिंग हो रहा था और अब उसमें अपने इंस्टाग्राम और घुसेड़ दिया हाँ। कि आप इंस्टाग्राम के लिए भी शादी इंस्टाग्राम के लिए शादी करो, और इंस्टाग्राम के आप इतना पैसा खर्चा किया है तो हमारी वीडियो वायरल तो होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसा क्लाइंट बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ, वायरल होनी चाहिए ना हमारी वीडियो, कुछ ऐसा कुछ, मतलब और हमने सिर्फ आपको इतने clients पैसे ने, दिए हाँ, हैं, क्या हाँ, चाहिए तो आपको कुछ वीडियो ऐसा बना दो मुझे कि वायरल हो जाइए। अब वो हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो बहुत सारी मेजर अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है कि भाई देखना क्या चाह रहे हैं लोग, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि वायरल करा दो ये, तो ये वाली चीज़ बड़ी डिफरेंट हो जाती है, वो हम नहीं कर सकते। हम तो आपके जो मोमेंट्स हैं वो हम आपको दिखा सकते हैं, वो हम बहुत सुंदरता से आपको प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं वो हम दे सकते हैं। वायरल होना नहीं होना ये हमारे हाथ में है ही नहीं कैसे भी। करेक्ट। मतलब अगर मेरा पेज थोड़ा एंगेजमेंट है मेरे पेज पे ज़्यादा, मैं अगर शेयर कर रही हूँ और आपको कोलैबोरेट कर रही हूँ तो बिल्कुल हो सकता है कि अगर वो, क्योंकि वो पेज एंगेजमेंट पकड़ा हुआ है ना, उसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उसकी एंगेजमेंट ज़्यादा है, ये चीज़ होती है। ठीक है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम की बातचीत करते हैं कि फोटोग्राफर्स के लिए इंस्टाग्राम, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू हैव अ इंस्टाग्राम पेज और अ सोशल मीडिया पेज फॉर अ फोटोग्राफर, और लोग क्या गलती करते हैं इन द बिगनिंग जब वो अपना ऑडियंस बिल्ड करना शुरू कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पर? तो इंस्टाग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल क्या मतलब हर कोई वेबसाइट अफोर्ड नहीं कर सकता शोकेस करने के लिए, और पीडीएफ भी बहुत बार इतना एंटरटेन कम करता है। बट इंस्टाग्राम इज समथिंग जो आपको अपनी पावर बनाना चाहिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे अभी कोई चार्जेस नहीं है, यू कैन पोस्ट व्हाट यू आर क्लिकिंग। तो आप जब उसको पोस्ट करोगे आपकी एक प्रोफाइल वहीं बन जाएगी। तो अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि यार क्या काम किया दिखाओ, तो आप उसे शोकेस कर सकते हो कि मैंने ये काम किया हुआ है एंड दिस इज़ अवेलेबल। तो वो समझ पाएगा कि हाँ इसकी प्रेजेंस तो है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि उनकी प्रेजेंस ही नहीं है इंस्टाग्राम पे और वो काम चाह रहे हैं। अब तो क्लाइंट्स भी मेरे ख्याल से अगर सोशल मीडिया पे नहीं हो तो दे डोंट लुक अप टू यू एज समबडी हु इज अ प्रोफेशनल। ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट कहाँ है इस चीज़ में? अगर लाइक इट्स माई पेज और मैं उसे पोस्ट कर रही हूँ एंड आई एम कम्युनिकेटिंग, आई एम पोस्टिंग वीडियोज़ ऑफ माई सेल्फ एज वेल कि आई एम वर्किंग, उससे बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ यार इनको मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे। और बहुत क्लाइंट्स ट्रस्ट करते हैं इससे, क्योंकि इंस्टाग्राम अपने आप में एक दुनिया है, उससे ट्रस्ट बन जाता है लोगों का। मतलब आपकी विजिबिलिटी सिर्फ ऑफलाइन नहीं है, आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी है। तो वो चीज़ थोड़ा सा इम्पैक्ट करती है उस चीज़ को। तो अपनी इंस्टाग्राम जर्नी कोई फोटोग्राफर कैसे शुरू कर सकता है? बहुत एक जो आपने क्वेश्चन पूछा कि गलती क्या करते हैं लोग क्या करते हैं ना कि यार इसके फॉलोअर्स इतने ज़्यादा है मुझे भी चाहिए, वो फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। और जैसे ही इंस्टाग्राम को पता चलता है कि इसने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं, वो वहीं आपका शैडो बैन कर देता है अकाउंट। आपको दिखेगा कि पेज चल रहा है बट वो आगे प्रमोट ही नहीं करेगा आपके पेज को। अब तो काफ़ी और चीज़ें एकदम उसके इंस्टाग्राम के उसमें अच्छी हो गई हैं कि वो लोग अब रुक जाते हैं, खुद से भी फिल्टर कर देते हैं। हाँ, अब हाँ, तो तो जो इस करने तरह लगे के लोग आते हैं अब वो बहुत डिफरेंट। हाँ, आई आल्सो डिलीट अ लॉट ऑफ दीस सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स जो आते हैं पेज पे, मतलब इनको कहते हैं रोबोटिक अकाउंट्स, मतलब लाइक बॉट्स। तो वो इंस्टाग्राम आइडेंटिफाई करने लगा कि इसके बॉट अकाउंट है। और जो लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों को फॉलो उन्होंने बहुत लोगों को किया हुआ है, और वो वाले अकाउंट्स भी जा रहे हैं। तो अगर आप ये भी मिस्टेक कर रहे हो, वो तो बॉट ही है। हाँ, तो अगर आप ये भी मिस्टेक कर रहे हो कि भाई बस नहीं, बहुत लोग पर्सनल भी पोस्ट नहीं करते कुछ भी, तो उनके अकाउंट्स भी उसके अंदर आ रहे हैं। तो उनको ये ट्राई करना चाहिए कि हम थोड़ा तो एक्टिव रहे। एटलीस्ट अगर हमने कोई अकाउंट बनाया है, तो बहुत लोग तो सिर्फ देखने के लिए वो करते हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक्टिविटी होनी चाहिए पेज पे कि उनको ये तो पता चले कि कौन बॉट है कौन नहीं है। इस चीज़ में भी बहुत वो चीज़ हो जाती है। एक और गलती जो मेरे को लगता है कि फोटोग्राफर्स करते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि ये कितना सही है, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि दे इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, कि बहुत सारे सेट्स ले लिए। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बीबी फोटोग्राफी के बारे में बात किया, और फिर बाद में जो हालत होती है, लोन्स पे सेट खरीद रहे हैं। और इट्स नॉट बैड कि आप लोन पे खरीद रहे हो, बट आपको पहले उस बिजनेस को ट्राई तो करना चाहिए। आपने उसको ट्राई नहीं किया है। अगर मैंने मानो ये रूम मैंने ले लिया है, अब इस रूम के अंदर इतने चेंजेस हो गए ना बाई टाइम, क्योंकि मैं रहने लगूंगी तो मुझे समझ में आएगा क्या क्या हो सकता है। करेक्ट। जब मैं आई हूँ और मैं बोलूँ अरे ये बदल दो वो बदल दो, सब कुछ चेंज कर दो, और मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, पर हो सकता है कहीं से लीक करने लग जाए, फिर वो बाई टाइम मुझे समझ में आएगा कि हाँ यार इसमें ये इशू आ रहा है। तो जब भी आप किसी चीज़ को शुरू करो ना, शुरू करते ही आपको एकदम उस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी बिजनेस हो या कोई भी ऐसा फॉर्म ऑफ आर्ट हो, तुरंत इन्वेस्टमेंट इतना सारा मत करो कि आप खुद रिग्रेट करो कि मैंने क्या कर दिया, क्योंकि थोड़े दिन बाद चीज़ें ऑब्सोलीट भी हो जाती हैं। बिल्कुल, बहुत ऐसी चीज़ें लगेंगी यार कितनी इंपॉर्टेंट है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। और आप गोइंग फॉरवर्ड फिर आप देखते हो अपने गैजेट्स की तरफ भी देखते हो कि यार इतना सारा फसाड़ तो ले लिया लेकिन क्या जरूरत काम करना नहीं आ रहा है। फिर उनको सेल, मतलब वो फसाड आप जब ले चुके हो ना, तो आपको लगता है कि यार
आई एम वेरी स्टक्ड, क्योंकि आप उसी के अराउंड घूम रहे हो। करेक्ट करेक्ट। और आपको किसी तरीके से आप उसके जो है ना उसके लिए कमाना है, उसके लिए कमाना है। हाँ, तो आप किसी भी तरह का मतलब आप desperate हो जाते हो काम के लिए। एक्सपेंस जो आपका हो चुका है आप उसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ नया नहीं सोच पा रहे। करेक्ट। वो एक बहुत सही चीज़ नहीं लगती मुझे जो करते हैं लोग। अच्छा, नए फोटोग्राफर्स के साथ ये होता है कि प्राइसिंग उनकी क्या होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि यार मेरे को क्या पैसे चार्ज करना है। व्हाट डू यू सजेस्ट टू दोस? जो न्यू फोटोग्राफर्स होते हैं ना, वो प्राइसिंग डिसाइड नहीं करते, वो बहुत बार मार्केट खराब करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मार्केट खराब करना, इस चीज़ को गलत वे में ले सकते हैं कुछ लोग, बट ये चीज़ मुझे भी बोली गई है कि यार तुम मार्केट खराब कर रही हो। मार्केट कैसे खराब होता है कि जो प्राइसिंग ऑल ओवर मार्केट चल रही है, एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग है, आप उससे नीचे बुक कर लो किसी चीज़ को, उससे कम चार्ज कर लो किसी क्लाइंट से, तो वो एक चीज़ होती है जो इम्पैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। अब जो कर रहा है वो कम चार्ज उनके हिसाब से, तो वो एक प्राइसिंग है, वो सही है, क्योंकि उनको तो वो तो फ्री में भी काम कर रहे थे अभी बिगनर्स, उन्होंने तो सही चार्ज किया कि चलो कुछ तो मिल रहा है मुझे। पर वो कुछ तो मिल रहा है के चक्कर में जो बाकी जो एक कम्युनिटी है फोटोग्राफर्स की, वो बड़ा ऑफेंड हो जाती है कि यार ये कैसे कर सकते हो आप। तो ये जो चार्जेस है ना, ये आपको इससे ना तय करके कि यार मेरे पे कितना बन रहा है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या चल रहा है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपको कितने में पड़ रहा है। एक अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको अभी तो वो बहुत लग रहा है, पर कल को आप जब आगे बढ़ोगे ना और क्लाइंट आपसे बोलेगा अरे आपने तो 500 में किया था, फिर आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी टीम जब आपकी टीम बढ़ गई, आपने गियर्स ले लिए, स्टूडियो ले लिया, उसका पेमेंट कहाँ से जाएगा? करेक्ट। उस 500 की वैल्यू ही नहीं रहेगी। करेक्ट। क्योंकि आप ही अपने चार्ज, बट बढ़ते हम धीरे धीरे ही हैं, बट फिर भी हमें रिसर्च करके अपनी प्राइसिंग सेट करनी चाहिए कि आप ये सोचो अरे यार वो 1000। हाँ, मुझे एक चीज ये भी बताओ कि लेकिन वो जो नया बंदा है ना, वो कैसे निगोशिएट कैसे करेगा उस ब्रैकेट के लिए जहां वो बोले भाई तेरे पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तू इतने पैसे कैसे चार्ज कर सकता है? आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल है ही नहीं, बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? आप चार्ज करके शुरुआत मत करो ना, आप कोलैबोरेट करो। ओके। कोलैबोरेशन में मैं एक चीज़ कहती हूँ, कोलैबोरेशन शुड बी बिटवीन दोज की अगर 3 लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, मानो एक डिज़ाइनर है, एक मेकअप आर्टिस्ट है और एक फोटोग्राफर है और एक मॉडल है, 4 लोग हैं, तो इन चारों को बेनिफिट हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ डिज़ाइनर के ही कपड़े हाईलाइट हो रहे हैं या फोटोग्राफर्स की स्किल हाईलाइट हो रही है या मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप या फिर मॉडल के एंगल्स या जो एक्सप्रेशंस, सबको बेनिफिट होना चाहिए। ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि अगर आप कोलैबोरेट कर रहे हो तो इट शुड बी बेनिफिट फॉर एवरीवन। तो कोलैबोरेट करो, प्लान करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रोइंग देयर आर मल्टीपल पीपल जो साथ में ग्रो कर रहे हैं। कि अब अगर कोई फोटोग्राफर बन गया, कोई मॉडल बन गया, दे आर एस्टैब्लिश्ड, बट क्या वो चीज़ खत्म तो नहीं हो गई? वो ऐसे और भी लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वापस से, जिन्हें बनना है, फोटोग्राफर बनना है, डिज़ाइनर बनना है, मेकअप आर्टिस्ट, तो वो भी शुरुआत करें, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो। और जब आप किसी से कोलैबोरेट करते हो ना, तो वो आपको समझते हैं कि हाँ यार, इस पर प्रेशर नहीं डालना, तो आप अपना पूरा स्किल, अपना पूरा आर्ट दिखा सकते हो। करेक्ट। मतलब कोलैबोरेशन इज नॉट विद द क्लाइंट, तो ऑफ कोर्स आप सीखते भी हो, वो आपको सिखाते भी हैं कि हाँ। और जैसे लोग करते हैं ना कि बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर्स हो गए, मतलब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे साथ जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो स्टोर्स के हैं, जिनके बहुत बड़े स्टोर्स हैं, उन्होंने बोला आप हमारे से कोलैबोरेट करो, एंड बीइंग अ बडिंग फोटोग्राफर मैंने कर दिया। दैट वाज माय मिस्टेक। मैं मना नहीं कर पाई उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पास तो काम आ रहा है, मुझे लोग जानेंगे, बट मेरे को उस टाइम मना करना नहीं आता था, मुझे ना बोलना नहीं आता। तो इसमें गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ ना कि मेरा बेनिफिट क्या हुआ? अच्छा। इट वॉज ऑल फॉर द ड्रेस। ओके। अगर मुझे मेरी स्किल को पॉलिश करना है, तो मुझे मेरे जो आइडियाज है उसको तो आना, पोर्ट्रे करना पड़ेगा, करना चाहिए कि यार ये नहीं हुआ ना। वो यही हुआ कि आपको ड्रेस प्रॉपर दिखानी है, और उसको मैं यूज भी नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा माइंडसेट नहीं है, वो मेरा आइडिएशन नहीं है। मैं तो यहाँ तो आप कोई भी कैमरा रख दो और वो क्लिक कर दे, वो वैसी फोटोग्राफी तो मैं नहीं करती। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो फिर कोई भी कर सकता है, वो तो आप किसी को फ़ोन पकड़ा दो, वो क्लिक कर देगा। बट एक फोटोग्राफर तब होता है ना जब वो अपनी चीज़ें भी आपको प्लेट में आगे सर्व करे, तब जाके जब कुछ आता है तो दैट इज़ कॉल्ड अ गुड इमेज या सब कुछ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे मुझे लगा था कि मैंने गलती की है, हुआ है मतलब मेरे साथ। तो ये चीज़ थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए और समझना चाहिए कि मतलब कहाँ कोलैबोरेशन में भी ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं है कि भाई हमसे कोलैबोरेट कर लो। नहीं, आप जहाँ वहाँ 1000 लोग और खड़े हैं आपके साथ। अब जो इंडस्ट्री के, अब आप बॉलीवुड में देख लो, एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, और भी जितने मल्टीपल हीरोज़ हैं, उनके बाद क्या हीरोज़ नहीं आए हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ चल रही है ना, वो हम उनको देखते हैं, वो हमारी इंस्पिरेशन है। पर ऐसा तो है नहीं कि उनका कोई आएगा नहीं, हमारे बाद भी बहुत लोग आएंगे।
तो सब बहुत सारे ऐसे लोग साथ में स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, तो होंगे ही, और आपके आसपास ही होंगे, आप उनको अगर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे. करेक्ट. सो पाखी, हाउ टू स्पॉट अ बैड क्लाइंट? तो बैड क्लाइंट तो कुछ नहीं होता. देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल ओके. जो आपके पूरे एक्सपीरियंस को ख़राब कर देते हैं, आपका पूरा माइंड एकदम ऐसा कर देते हैं कि आप सोचो कि यार ये काम क्यों ही हमने किया, और क्यों हमें करना था, क्या जिद पड़ी हुई थी कि इतना ऐसा काम करना है जो इतना टेढ़ा है. तो मतलब काम टेढ़ा नहीं है, बंदा टेढ़ा है. वो आपको फील होता है ऐसा कि क्यों किया, वो तो अपने आप को हम बोलते हैं ना कि यार क्यों कर लिया ऐसा. तो ऐसे 2-3 चीजें बता दो कि जो पता चल जाए कि किस बंदे के साथ काम नहीं करना है. ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं. मैं एक चीज़ और समझी हूँ, लाइक मैंने बताया मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ा था उसमें, वो उस टाइम नहीं समझ में आया, बट अब जब मैं लोगों को बैठती हूँ, बात करती हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ गौर कर जाते हो. अब मैं फ़ोन कॉल उठाती हूँ ना, और मुझे पता चल जाता है मुझे ये क्लाइंट नहीं लेना, इतना स्ट्रांग हो गया इंट्यूशन. ओके. और दैट इज अ व्हाट यू वेरी, लुक फॉर, मतलब क्या चीज़ है जो यू नो व्हाट आई लुक फॉर एंड व्हाट पीपल शुड लुक फॉर इज रिस्पेक्ट. बीइंग इन दिस इंडस्ट्री एंड बीइंग इन एनी आर्ट इंडस्ट्री, लोग ना बहुत छोटा आंकते हैं आपको जब आप कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हो. अगर हम कहीं जा रहे हैं, अगर हम कहीं जा रहे हैं और हम कहीं बैठ रहे हैं, तो हम कोई मतलब वही ना, डिफरेंशिएशन नहीं है वहाँ पे. ट्रू. मोस्टली बहुत बार फोटोग्राफर्स मिस्टेक क्या करते हैं, दे डोंट ड्रेस अप प्रॉपरली. उससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि यार एम ही है, ठीक है. यू हैव टू ग्रूम योर सेल्फ. अपने आप को आपको बनाना पड़ेगा कि हाँ, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं पर ऐसा है नहीं. आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना पड़ेगा किसी भी इंडस्ट्री में हो, कि भाई आप मुझसे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते. योर बिहेवियर शुड बी नाइस टुवर्ड्स मी, अदरवाइज आई एम वॉकिंग आउट ऑफ दिस, वॉट एवर इट इज़. तो देर आर मल्टीपल एक्सपीरियंसेस, और ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उसमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर उनसे कुछ बोल दिया हो. आई क्राइड, इतना ज़्यादा वो चीज़ हो गई थी, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. देर वॉज अ इवेंट, बहुत ऐसे क्लोज फ्रेंड के सिस्टर की वेडिंग थी, तो उनका इवेंट हुआ, एंड वहाँ पे अचानक से उनके एक रिलेटिव ने मुझ पर बहुत तेज़ चिल्ला दिया कि तुमको अक्ल नहीं है कि ये कैप्चर करना है, वो कैप्चर करना है, कुछ ऐसा हुआ था उस टाइम पे. एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमें जो गाइडेंस दी थी, इसमें मिस्टेक ये भी थी कि हमने उनसे प्रॉपर समझा नहीं इवेंट लाइनअप, और उनकी मिस्टेक ये थी कि उन्होंने हमें बताया नहीं. तो देयर शुड बी अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन कि आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं करना है, क्या करना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है कि उसे खाने की शूटिंग करानी नहीं हो, और हो सकता है कि जो उसने खाना सेट करवाया वो उसी की फ़ोटो चाह रहा है. तो आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर करनी है क्लाइंट से, और दैट वाज द वेरी, अब आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बड़ा लगता है कि यार मैंने वो चीज़ कैसे कर ली, और कैसे मेरे साथ हो गई कि मेरे साथ किसी ने ऐसा बिहेव कर दिया कि मुझे उस इतने बड़े उसमें उन्होंने इतना वैसा फील करा दिया कि मैं कितनी ही छोटी हूँ, कि मैंने क्या गलती कर दी. लाइक मेरे जो फैमिली है, दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ मी बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर, क्योंकि इसमें रात रात तक आपको बाहर रहना है, काम करना है. तो बट उनको बाय टाइम मैंने अपने काम से और अपने उससे उनको समझाया कि नहीं, ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, और मैं क्लाइंट अच्छे चूज़ कर रही हूँ. बट उस टाइम मुझे नहीं पता था कि अच्छे क्लाइंट और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्लाइंट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. बट वो बाय टाइम एक्सपीरियंस से पता चल गया. और अब कोई अगर छोटा भी शूट ऐसा आता है ना कि 1-2 फोटो ही क्लिक करनी है, तो भी मुझे पता चल जाता है किसको हाँ बोलना है, किसको ना बोलना है. तो वो बाय टाइम एक्सपीरियंस से समझ में आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. और मना करना, किसी चीज़ को ना बोलना आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि आपने कैसे? ना बोला नहीं जाता. जब लक्ष्मी जी आती है ना, तो उनको मना नहीं किया जाता. तो वो अपने ऊपर कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है. भरा पूरा महसूस करना अपने आप को बहुत बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल पैसे की तो रिक्वायरमेंट सभी को है. नहीं, बिल्कुल सही बात है. बट कहाँ से आ रहा है, क्या वो जरूरी और है, उसकी क्या प्राइस पे कर रहे हो आप? पैसा कमाने की भी एक कीमत है. बिल्कुल है. आपका माइंड कितना इन्वेस्ट हो रहा है उस चीज़ में. वो अगर 200 रुपये की भी आप किसी के लिए शूट कर रहे हो, आपको कोई भी पिक्चर, अरे एक ही तो पिक्चर है, बस ऐसे क्लिक कर दो, पर उसके पीछे वो 10 बार एडिटिंग करवा रहा है आपसे. एग्जैक्टली. वो क्या चाह रहा है, वो समझना आपको बहुत जरूरी है, और आपको मना करना पड़ेगा कुछ चीज़ों. एक बाउंड्री तो ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. मतलब इट इज सो हेल्दी फॉर योरसेल्फ, फॉर योर ओन पीस ऑफ माइंड. आप काम किसके लिए कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर योरसेल्फ और फॉर योर फैमिली एज वेल. बट अगर आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे किसी चीज़ को करते करते, तो आप कैसे रहोगे खुश. रिसेंटली हमारे साथ हुआ ऐसा एक क्लाइंट के साथ में, मतलब इट वाज डे बाय डे इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट. वी हैड अ 3-day वेडिंग फॉर देम. इट वाज अ डेस्टिनेशन वेडिंग, एंड आई वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ लाइक some part of it, and then I realized that how difficult that person is. Like that person is asking for updates, feedback,
लाइक वेडिंग चल रहा है, सब चीज़ें आप मुझे इसका अपडेट दो, आप मुझे अब ये दो, क्या हुआ, कैसा हुआ, ये चीज़ें, वेडिंग ओवर हो गया उसके बाद भी एंड आई रियलाइज कि यार हमने आपके दिन रात जाग के, आपका काम बहुत अच्छा हुआ, सारी चीज़ बढ़िया हो गया, बट आप कभी तो छोड़ो। देयर आर पीपल जिनको मजा आता है, हाँ कि यार देखो मैं अभी मतलब जो है ना अभी करके लाइक उनको पता है कुछ लोगों के माइंड में क्या होता है, दे आर थ्रोइंग मनी, एंड वी आर डांसिंग। तो ये जो माइंडसेट है ना, ऐसे ये हमको बदलना पड़ेगा ना, एज अ प्रोफेशनल बदलना पड़ेगा। लाइक देयर वाज अ इंसिडेंस, एक प्री वेडिंग में हम गए थे ओरछा, वी वर द क्लाइंट वर स्टेइंग एट अमर महल, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड, इट इज़ अ वेरी गुड होटल और सब कुछ है वहाँ पे ना। तो अब उन्होंने फूड ऑफर नहीं किया हमें। आई बीइंग मी, मैं तो ये है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आई डोंट आस्क देम कि आपको हमारे लिए ये करना पड़ेगा। आई वेंट टू द रेस्टोरेंट, आई टुक माई टीम, यू विल ईट हियर, आप यहीं खाओगे। आई मेड दैट पर्सन, लाइक उनको ये रियलाइज हुआ कि हाँ यार, ये लाइक अगर मैं उसी टेबल पे बैठ के खा रही हूँ, आई एम नॉट लाइक हियर फॉर योर मनी, ट्रू, it's my job and you have to respect that. It's not always about the food. I am also doing something which is so important for your existence. आपका काम इसके बिना चलेगा नहीं। And food is a very big thing. हिंदुस्तान में तो खाना अपने आप में हम बुलाकर लोगों को खिलाते हैं। सही बात है। My grandmother's father, he used to call जो लोग आते हैं ना स्टेशन पे, बस पे, उनको बुला के अपने घर पे खाना खिलाते थे। तो हमने तो वहाँ से सीखा है कि आपको तो मतलब जो गेस्ट आ रहा है उसको आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। देयर वाज अ इंसिडेंस, एक एंगेजमेंट इवेंट था अराउंड कोविड के लॉकडाउन के अराउंड, एंड उस टाइम 11-10 बजे सब कुछ बंद हो जाता था। तो 12 बज गए इवेंट होते होते, जबकि टाइमलाइन 4 घंटे की 3 घंटे की होती है, बट लेट हो गए हम लोग। एंड जब हम प्लेट लेने गए तो मैनेजर बोला कि तुम लोग प्लेट नहीं ले सकते। ओके। हाँ, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया है कि तुम लोग को खाना खिलाना है। तो वो चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगी। मैंने क्लाइंट को बोला कि आप ये चीज़ अभी नहीं कर सकते, मेरी टीम 12 बजे तक काम कर रही है, कोविड का टाइम है, इस टाइम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं तो मैं अपनी टीम को लेके जाती हूँ रेस्टोरेंट और खिलाती हूँ, लेकिन अगर नहीं होता ना खाना तो मुझे कोई इशू नहीं है, बट देयर शुड बी समथिंग ना जहाँ मैं उनको एटलीस्ट खिला पाऊँगी। क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके ग्वालियर में काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हैं, उनकी फैमिली नहीं है यहाँ पे, तो वो लोग कहाँ से मैनेज करेंगे। अगर टाइम होता तो वो लोग भी कहीं से कुछ ना कुछ लेके खा लेते। तो उसको वो चीज़ मैंने बोली एंड देन फिर कुछ ना कुछ हमने अरेंज किया और उनको सबको सर्व किया। व्हेन द क्लाइंट केम डेटा रिसीव करने, आई ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, नाउ लेट्स हैव समथिंग। वो एक छोटी सी चीज़ होती है जो आपको अपने आप को कुछ जगह पे ना अपने आप को आपको रखना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देयर वाज वन इंसिडेंट जो बहुत वायरल हुआ था, इट वाज अ दिल्लीज इंसिडेंट, आपको हो सकता है आपने भी देखा हो, जहाँ पे एक फोटोग्राफर के साथ एग्जैक्टली यही हुआ कि वो प्लेट लेने गया, उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया। उसने सारा डेटा ही शादी का डिलीट कर दिया। ठीक है, एंड दैट सेज कि लाइक यू आल्सो हैव टू बी अ लिटिल जेंटल एज अ क्लाइंट। आपको बेसिक किसी को खाना रिफ्यूज करना ये चीज़ है, बट आई अंडरस्टैंड लाइक बिकॉज वी डू अ लॉट ऑफ दीज डेस्टिनेशन वेडिंग्स और 5 स्टार्स में ये चीज़ है, 5 स्टार्स फूड कॉस्ट करता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, बट यू गॉट टू अरेंज समथिंग फॉर योर टीम एज वेल। कोई ये नहीं बोल रहा है कि हम आपके वेडिंग में आप हमें लंचेस अरेंज करा दो, आप कहीं और से हमें अरेंज करा दो, या फिर वी आल्सो हैव समथिंग इन आवर कॉन्ट्रैक्ट दैट इज गिव अस अ ब्रेक ऑफ 1 hour. We will go and we will have something and then we'll arrive at your venue again. उस मीन टाइम अगर हमें खाना है तो हम जाएंगे। And what I do is I am a very foodie person. मतलब मुझे भूख लगती है तो मुझे भूख लगती है, and I don't work without eating food. हाँ, मतलब you get cranky. Yes, I get cranky. I ask my team to bring some starters. Let's have something. And the client वो देखते हैं मुझे ऐसे, इसने खाना उठा लिया। I don't get the plate. मैं प्लेट नहीं उठाती, but I have the starters at least. Because if I'm coming to your place, और अगर ऐसा टाइम हो गया है जहाँ, क्योंकि खाने के बिना काम नहीं हो सकता, मतलब अगर आप कुछ और फील कर रहे हो अपनी बॉडी में तो आप ऑब्वियसली बात है आप माइंड उतना कॉन्शियसली नहीं वो चीज़ पे लगा पाओगे। बिल्कुल। तो मुझे उस चीज़ का बुरा नहीं लगता, आप देखना चाहते हो देखो, एंड इफ यू वांट मी टू पे आई विल पे, बट लेट मी हैव माय फूड। हाउ डू यू नेगोशिएट नाउ, जब आप ये समझते हो कि हाँ क्लाइंट ऐसा भी करते हैं चीज़, तो अब आप इसको कैसे मतलब वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। इफ द इवेंट एक्सीड्स फ्रॉम 3 hours you have to serve us food or give us some time to like have something to refuel us. yes and now like ऐसा होता था कि भाई ट्रैवल भी हम खुद ही पे कर रहे हैं, अगर बाहर की वेडिंग है, स्टे भी हम खुद ही मैनेज कर रहे हैं। नहीं अब नहीं करते। थोड़े नखरे कर सकते हैं क्यों? नहीं, बिकॉज आप वहाँ पे मतलब हम देखो एक पता है क्या होता है ना, ये वाली चीज़ हमारे उसमें आती नहीं है। लाइक दीज आर एक्सपेंसेस एट योर एंड। आपको टीम चाहिए अगर ग्वालियर से, तो आप लेके जा रहे हो ना, आप वही वेन्यू पे ढूंढ लो, बट वो फिर आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी, क्योंकि कोई डेस्टिनेशन है वहाँ पे अगर आप कोई टीम चाह रहे हो तो वो आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी, और हो सकता है कि उतनी स्किल ना हो।
यू कैन ट्रस्ट यहाँ का जो टीम मेंबर्स हैं। आई थिंक वेडिंग फोटोग्राफी में भी एक चीज़ है कि ट्रांजिशन है, मतलब जब 90s की वेडिंग होती थी तो एक बड़ा सा कैमरा, VCR कैमरा, कैमकॉर्डर्स भाई कंधे पे रखे हुए बेचारा, वो एक दूसरा जो है हेलोजन जला के पूरा सब कुछ कैप्चर कर रहा है। और जो वीडियो कैसेट्स भी आते थे 2-2 घंटे बस यही लोग तो सिर्फ मम्मी मौसी को ही देख रहे हैं। लाइक फ्रॉम देयर टू अभी ये जो बिल्कुल ही मतलब लाइक कि आप इक्विपमेंट से लेके आपके तौर तरीके से लेके जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म है अब फोटोग्राफर्स में, वो एक बहुत बड़ा मतलब ड्रास्टिक चेंज है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, इवन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग आल्सो। हाँ अब तो एक सेलिब्रिटी वेडिंग कितने की कॉस्ट करती है? मतलब अगर एक कोई व्हेन आई एम सेइंग सेलिब्रिटी वेडिंग, विच इज सेलिब्रिटी अगर फोटोग्राफर आता है, व्हाट इज द कॉस्ट दैट वुड गो? दे कैन चार्ज अ लॉट। लाइक अगर हम सेलिब्रिटी वेडिंग्स की बात करें तो 10 लाख तो कहीं नहीं गए, 10 लाख कहीं नहीं गए, मतलब पर इवेंट हो गया, पर डे हो गया, दैट इज अप टू देम। ओके, बिकॉज उनका इवेंट जो होता है इट्स अ वेरी बिग इवेंट, अगर ग्रैंड इवेंट हो रहा है। और अगर हम दिल्ली की वेडिंग्स ले लें, दे आर नॉट लेस देन 6 lakhs। 6 lakh इज द लाइक बेस प्राइस या कुछ थोड़ा, बट हाँ देयर आर मल्टीपल फोटोग्राफर्स जो कम में भी कर रहे हैं, बट वही है कि अब उनकी एक्सपर्टीज अलग है। और जो 6 लाख अगर चार्ज करा तो उसकी एक्सपर्टीज अलग ही होगी, कुछ तो ऐसा ऑफर कर ही रहा होगा वो जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे होंगे। और उसने भी अपने स्टैंडर्ड मार्केट से थोड़े अलग इसलिए रखे होंगे, कुछ तो ऐसा होगा उसके पास जो डिलीवर कर रहा होगा। देयर आर वेराइटी ऑफ क्वालिटी जो हम डिलीवर कर सकते हैं बीइंग अ फोटोग्राफर। बहुत हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लेयर बाय लेयर वो करते हैं। कहाँ पे आप कॉस्ट कटिंग करोगे? जैसे काम में तो नहीं कर सकते आप। तो जब 6 लाख का फोटोग्राफर तो आपको देगा भी कुछ ऐसा, और अगर हम यहाँ पे कुछ एक सेट बजट मांग रहे हैं आपसे, तो जैसे अगर कोई फोटोग्राफर ये है कि जिसको पैसे ज़्यादा मांगने हैं, तो वो ऐसे कौन से एड ऑन कर सकता है जहाँ से पैसे निकाले जा सकते हैं? लाइक दे कैन गिव अ गुड एल्बम, दैट इज गुड एल्बम, मेक अ गुड वीडियो। जो आप क्रिएट कर रहे हो वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए बाकी आपने शादियाँ शूट किए हैं या बाकी लोग जो कर रहे हैं। इट शुड बी समथिंग फ्रॉम योर एंड। और जब आप शूट भी कर रहे हो ना, इट्स नॉट ऑल अबाउट पोस्ट प्रोसेसिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ यू शूट, हु आर यू हायरिंग टू कवर द वेडिंग। अकेला एक बंदा तो वेडिंग कवर नहीं कर सकता, उसमें टीम लगती है। करेक्ट। टीम स्किल्ड है या टीम लल है, मतलब ना कि वही मार्जिन सेट हो जाता है कि भाई बस फोन कैमरा पकड़ा दिया और बस चल रहा है कि यार ये भी फोटोग्राफर 10-15 फोटोग्राफर है, पर कौन स्किल्ड है इसमें से? कोई नहीं। टीम चल रही है 15 लोगों की, ब्लैक एकदम फॉर्मल्स में, पर उसमें से एक को भी काम नहीं आ रहा। ये तो मतलब क्लाइंट से ज्यादा पैसे हटने के जो ना, ये 151 तरीकों में से एक तरकीब है। देयर वाज अ टाइम व्हेन photographers from Gwalior they used to hire girls as a photographer। अरे लड़की फोटोग्राफी कर रही है, दिल्ली से आई है, जबकि है वो ग्वालियर की। तो ये वाली चीज़ कितनी गलत है? आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हो? अगर लड़की कैमरा पकड़ ले रही है, वो माइंडसेट कितना गलत है। देयर वर पीपल हु आस्क्ड मी एज वेल, बट आई टोल्ड देम आई एम नॉट अ कठपुतली कि मैं बस आके खड़ी हो जाऊंगी। एंड दिस इज वेयर आई ड्रॉ अ लाइन कि नहीं, ये काम नहीं करना। कुछ भी करना है बट ये नहीं करना कि बस कैमरा पकड़ के खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ? हमें होगा, मिलना होगा, मिल जाएगा। आई ऑल्सो बिलीव कि भाई जो मिलेगा मिल जाएगा। मैं ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाती कि अरे नहीं मिल रहा, अभी नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें नहीं होती लाइफ में जो आपको नहीं आनी होती। तो जैसे मैं अपने प्रोफेशन में एक चीज़ें देखता हूँ कि like being a public speaker or a life coach, I also realize that there are a lot of people, they don't take their own work very seriously। कुछ तो भी मतलब ना अपने ऊपर काम करते हैं ना कुछ करते हैं। आपने कुछ बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे वन इज कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मत गिराओ, अपने आप को ग्रूम करो, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक फोटोग्राफर एटीट्यूड के लेवल पे या यूँ कहो कि बिहेवियर के लेवल पे जो गलतियाँ करते हैं? आपने देखा होगा बहुत बार ना फोटोग्राफर्स ऐसे होते हैं, अरे चलो 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 फोटो खिंचाओ, ऐसे करो, दे बिहेव लाइक दिस। ओके, आए ब्राइड का हाथ ऐसे करके ऐसे कर दिया, मुंडी घुमा दी, कुछ वो मतलब वो अपनी मर्जी से ही चल रहे हैं। मतलब ऐसा ना कि बस आते आदमी में ऐसे थप्पड़ पड़ रहे हैं। वो अपने उस जोन में आ गए, एनिमल के रणबीर कपूर वाले उसमें। तो वो ये चीज़ें गलत होती हैं। क्लाइंट अगर आपको बुला रहा है और वो आपसे अच्छे से बिहेव कर रहा है, तो यू डोंट हैव द राइट कि आप जाके क्लाइंट की ऐसी मुंडी घुमा दो। नहीं पूछ, मैं जब भी ये डिसेंसी होती है आपके अंदर, आप किसी को टच करो, इवन इफ मैटरनिटी के जो क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, आई आस्क देम कि कैन आई टच योर हेयर, मैं पूछती हूँ एंड देन पीछे करती हूँ बाल। यू शुड आस्क फॉर द परमिशन कि मैं आपको इधर ऐसे टच करने वाली हूँ। यू हैव टू बोलना पड़ेगा ना। कहीं गलती से कोई क्लाइंट ने अगर आपको दिया, आप मुझे ऐसे कैसे टच कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपके बिहेवियर, आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो। व्हेन आई शूट वेडिंग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है
और मैं ना जैसे हल्दी का एक इवेंट था अभी उषा किरण पैलेस में, एंड उसमें जितने लोग थे ना वो बहुत सरप्राइज थे, दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं सबके पास जा जाके पिक्चर्स क्लिक कर रही थी उनके। तो वो एक क्लाइंट से ना एक बॉन्ड बनाना भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, और सिर्फ क्लाइंट जो आपके मेन ब्राइड एंड ग्रूम नहीं, उनकी फैमिलीज भी, कि वो भी इंजॉय करे पिक्चर्स क्लिक करा। अरे फिर से आ गया फोटोग्राफर, नहीं, अरे भैया मेरी पिक्चर क्लिक करो आप। स्माइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश नहीं हो, आप आ गए लेट हो रहे हैं, तो आप सामने वाले का मूड ऑफ कर रहे हो। अरे मैडम बहुत टाइम हो गया, ऐसे नहीं हो पाएगा मैडम, ऐसे भी होता है, नहीं करना है आपको। आप अगर जा रहे हो, और बहुत बार तो बहुत लोग गलती करते हैं कि एक दिन में 4 वेडिंग उठा ली, तो अब वहाँ वो लीड कर रहे हैं बट उनको 4 जगह ध्यान लगाना है। तो वो कैसे, आप एक किसी क्लाइंट का इतना बड़ा मोमेंट है, आप उसको बस वो फैक्ट्री की तरह चला रहे हो। करेक्ट। कैसे जस्टिफाई करोगे, कैसे आप उसको अपना फुल एफर्ट दे पाओगे? वो जो आपने प्रॉमिस किया था कि नहीं मैम आपको तो हम अगले दिन दे देंगे डेटा, पर अगर 4 शादी एक दिन में कर रहे हो तो आप क्या ही करोगे? कैसे करो? कितनी टीम मैनेज कर रहे हो आप? क्योंकि एक शादी में आराम से 10 लोग तो लगते ही, असिस्टेंट्स और पूरी टीम को मिला के। तो कैसे आप मैनेज करोगे? पैसा तो बहुत मोटा अंदर आ जाएगा, पर जब आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा ना, तब बहुत डिफिकल्टी आएगी। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो, क्या दे रहे हो। There is one thing that I've realized कि जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पे, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे जो भी कंटेंट बना है, आप एक चीज़ से नहीं बच सकते, वो है ट्रोल्स। हाउ डू यू हैंडल देम? इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड कि ये वाली चीज़ से इफेक्ट नहीं होना। ओके। हाँ, और वो चीज़ बाय टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था, डांसिंग इज़ अ वेरी बिग टैबू कि अरे वो डांस कर रही है। देयर आर वर्ड्स यूज्ड कि अरे ये नचनिया बनेगी क्या, लाइक इट्स अ वेरी हार्श वर्ड टॉकिंग अबाउट दिस। अगर हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड बात करते हैं, तो मैंने बहुत पहले से इन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू किया था, क्योंकि नहीं सुनना। क्योंकि अगर आप सुनने लगे कुछ चीज़ों को ना, तो आप अपना रास्ता भटक जाओगे। लाइक वो होता है ना कछुए और खरगोश की रेस में, खरगोश डाइवर्ट हो गया, पर कछुए को पता है कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है, उसे कहाँ जाना है, वो जा रहा है, उसका गोल सेट है। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना, और पुनीत ने भी मुझे सिखाया, मेरे पति परमेश्वर ने, कि भाई इग्नोरम परम सुखम। तो इग्नोरम परम सुखम, तो बस उसको फॉलो कर रही हूँ मैं, और करते रहना चाहिए। और अगर मुझे कोई ट्रोल कर रहा है मेरे रील पे, तो मेरी एंगेजमेंट बढ़ रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि करो भाई, ट्रोल करो, फेमस हो रही वीडियो, तो मुझे क्या है। तो वो चलता रहता है। आई थिंक जब आपकी लाइफ में, चाहे आपके आसपास के लोग या फिर सोशल मीडिया पे, जब ट्रोल्स आना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये एक्चुअली साइन भी है कि आप ग्रो कर रहे हो। लाइक अगर एंगेजमेंट बढ़ रही है किसी चीज़ पे, और लोग नोटिस कर रहे हैं, जब लोग परेशान होते हैं ना आपकी ग्रोथ को देखकर, तो आपको समझ जाना चाहिए कुछ तो सही हो रहा है। कुछ तो सही कर रहे हो। क्योंकि उनकी वॉइस मैटर नहीं करती। जो आपके आसपास के लोग हैं ना, अगर वो आपके साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं तुम सही कर रहे हो, तो टेंशन ही नहीं है, छोड़ो, फिर बाकी लोगों को तो सुनना ही बंद कर दो। तो वही चीज़ बस मैटर करती है कि आपको पता होना चाहिए किसको सुनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप, बहुत लोग डिप्रेस हो जाते हैं, लाइक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डिप्रेशन इज वेरी रियल, बट आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कुछ चीज़ों को लेकर। इस चीज़ के लिए तो कम से कम इम्यून करना ही पड़ेगा। लाइक देयर आर मल्टीपल, मतलब देयर आर वेरी स्मॉल एज जो बच्चे होते हैं जो इससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दे अटेम्प्ट अ वेरी रॉन्ग स्टेप। तो वो चीज़ नहीं करो आप, ये चीज़ें मैटर कहीं नहीं करेंगी। नाउ व्हाट आई डू इज आई डोंट पोस्ट पीपल्स पिक्चर ऑन देयर बर्थडेज ऑन इंस्टाग्राम। बहुत लोगों को बुरा लगता होगा, बट मैं भी नहीं करता। हाँ, बट व्हाट इज द रियलिटी, आई इफ दे आर वेरी क्लोज टू मी, आई कॉल देम। जैसे पहले फ़ोन करते थे लोग, इंस्टाग्राम पोस्ट इज़ अ पोस्ट, वो ये नहीं दिखा रहा कि यार मैं इसको कितना पसंद करता हूँ या ये मेरा कितना अच्छा दोस्त है। नाउ आई कॉल देम, क्योंकि मेरे ऑफलाइन भी कुछ रिलेशंस हैं जो आई हैव टू मेंटेन। और अगर किसी को मेरा बर्थडे याद होगा तो मुझे कॉल करके विश कर सकते हैं, या मैसेज एटलीस्ट कर सकता है नॉर्मल उस पर। इंस्टाग्राम आजकल लोगों के दिमाग में ना इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया ना कि करना है, कुछ भी पोस्ट करना है, कुछ भी हमें बस उस पर आना है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके आप एक लिमिट के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। और दूसरा आप डेस्परेट नजर आते हो, ये तो है ही है आपके कंटेंट के मामले में, किसी भी चीज़ में। बिकॉज आई रियलाइज आई बीन देयर इन दैट डेस्परेट स्पेस। आई रियलाइज कि जब मैं बिल्कुल नया कुछ भी चीज़ है, मैंने हंड्रेड्स ऑफ रील्स और ये सब रेगुलर कंटेंट, कंसिस्टेंट, व्हाटएवर जो मंत्रा बोला जाता है ना, सब कुछ किया, कुछ नहीं, 1500 से 1550 हो, वापस आके 1500 हो जाए, ये चल रहा था। बहुत वो एंजाइटी भी देता है बहुत, कितना कम हो गया। और कई बार वो सेल्फ डाउट देता है कि देयर इज सम खोट इन मी ओनली, कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये नहीं चल रहा है, ये चीज़ है। फिर आपको हर तरीके से लोग अलग अलग तरीके से, देन देयर आर पंडित्स आल्सो हु विल कम एंड से कि डिजिटल पंडित्स आजकल तो ये काफी हो गया। नहीं, वो भी, और जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं ना इन प्लेटफॉर्म्स को, दे क्लेम
कि they understand these platforms, so they also give you a lot of ज्ञान कि this is not, there is something that you are doing this wrong and that wrong. अच्छा, आजकल एक चीज़ और है, ये चीज़ नोटिस आपने की होगी शायद, कि आप जो चीज़ सोच रहे हो या आप जो चीज़ डिस्कस कर रहे हो वो आपको आपके फ़ोन में विजिबल हो जाएगी। हाँ, that is basically आपका फोकस वहाँ पे फोकस वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, आपको वही सब कुछ दिखाया जाएगा आसपास में जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके। आधे टाइम तो लोग रील्स में ही स्क्रॉल ही कर रहे हैं, एंड लोगों का कंटेंट क्रिएशन का जो एक टाइमिंग है था ना, कि एक मूवी देखते थे, मूवी में भी कभी बार ऐसा लगता है यार इसको आगे बढ़ा दो, एक अंदर से कर जाता है, क्योंकि हम लोग अब 30 सेकंड कंटेंट को हम लोग वो करने लगे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा लगने लगे, कंज्यूम करने लगे। हाँ। तो वो जो मूवी है वो इतनी बड़ी लगने लगी कि इतना टाइम क्यों ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज वन थिंग दैट आई एम आल्सो ट्राइंग टू लाइक कि हम अपने घर में कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं शॉर्ट्स ना देखें। जितना हम शॉर्ट कंटेंट कंज्यूम करेंगे उतना हमारा अटेंशन स्पैन कम होगा, और ये जनरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड हमारी जो अटेंशन स्पैन है वो सबसे लोएस्ट है, बहुत लेस है। और इसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम ऐसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो, और आप देखो ना एक चीज़ की कंटेंट बिल्ड हो क्या रहा है, आप रील्स पे अगर गौर करोगे तो कुछ परसेंटेज ऑफ बहुत नॉलेजेबल होगा, बट कुछ भी है, कुछ भी चल रहा है, और आपको और ऐसा कंटेंट बहुत ज्यादा चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा होता है ना कि लोग खड़े हो गए थे, जेसीबी की खुदाई हो रही थी, तो अब यहाँ भी जेसीबी की खुदाई हो रही है और लोग देखते हैं जेसीबी की खुदाई वीडियो देखते थे लोग यूट्यूब पे उसका, तो मतलब वो चीज़ यहाँ भी आ रही है, पर वो चीज़ आपके दिमाग को कितना वो कर रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना जेसीबी की खुदाई जैसा चीज़ हर दिन हो रही है, ठीक है। एक कंटेंट कितने दिन, मतलब एक जो ट्रेंड है इंस्टाग्राम में कितने दिन स्टे करता है, ज़्यादा 5-7 दिन, हाँ? इससे ज़्यादा उसका स्पैन नहीं है, उसके बाद पता नहीं चलता है। जो भी बंदा वायरल हुआ है उसकी ज़िंदगी बदली है नहीं बदली, क्या पता ये जो इंस्टाग्राम है ना, इट इज़ नॉट सेफ, मतलब नाउ व्हाट द टाइप ऑफ कंटेंट दैट इज ऑन इंस्टाग्राम इज इन इटसेल्फ वेरी, कि यार कभी कभार ऐसा फील होता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। करेक्ट, कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम कुछ अगर क्रिएट कर रहे हैं, कुछ हम पोस्ट कर रहे हैं, तो उसकी वर्थ के अकॉर्डिंग अगर दूसरी चीज़ को देखा जाए तो वो इतनी गलत चीज़ है जो कि नहीं होनी चाहिए कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, एंड दैट इज़ ओपन फॉर ऑल। छोटे बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं उस चीज़ को, तो अब कोई फिल्टर नहीं रहा उस चीज़ में, आपको कहाँ पे क्या एज लिमिट को स्टॉप करने, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड बहुत डाइवर्जन आ गया है। जो अच्छी चीज़ वो सीख सकते थे या जो नॉलेजेबल चीज़ वो समझ सकते थे, उस फ़ोन से जो बेटर हो सकता था वो बेटर तो अब पता ही नहीं कितना हो सकता है। एट द सेम टाइम दिस रिमाइंड्स मी कि वो जितने भी ऐसे मॉम्स हैं या फिर ऐसे पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे क्लिक हों और वो इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज हों, what do you have to say to them, like when you can be candid apart from your own profession? I would just suggest कि let the kids be, उनको enjoy करने दो। बचपन में my grandfather used to have a camera, I got this photography skill from him, so जब मैं देखती हूँ ना, उन्होंने हमारी इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक किया, he has a collection of memories, पर उन्होंने कभी हमें ये नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला बेटा खड़े हो जाओ साथ में, बट जब हम वो मोमेंट्स एंजॉय कर रहे थे उन्होंने तब भी क्लिक किया है। जब हम मतलब जो भी मोमेंट्स थे हमारे बचपन के वो हमें दिखते हैं ना, कि हम उसको याद तो नहीं कर सकते बिल्कुल ही छोटे से उसको, बट हमें लगता है कि यार हाउ वाज दिस क्लिक्ड, मतलब कितना अच्छा है कि वो हमें दिख रहा है आज के टाइम पे पिक्चर्स के थ्रू, आप यू कैन गो टू दैट टाइम जोन। ट्रू दैट। तो वो चीज़ है, वो रियलिटी को रियलिटी रहने दो, कैंडिड रहने दो। अगर बच्चा उल्टा भी हो रहा है ना और वो वैसे करके पिक्चर क्लिक करा रहा है, या वो पेशेंट नहीं हो रहा है, रिलैक्स होने दो उसको, थोड़ा काम डाउन होने दो उसको, मतलब इतना बर्डन डाउन कर देते ना बच्चों को भी, नहीं चलो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, पोस्ट करो, स्माइल करो, बच्चा नहीं करना चाह रहा स्माइल। यार वही हो गया ना, आज अब देखो जैसे हर कोई छोटा भी ओकेजन होगा ना तो नए कपड़े आ रहे हैं बच्चों के लिए, नई चीजें हो रही हैं, फोटोग्राफर्स बुलाए जा रहे हैं, मतलब कई बार उनके अपने फैमिली जो मोमेंट्स कैप्चर करना इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, पर क्या होता है ना, आप जब इस चीज का प्रेशर ले लेते हो ना कि वो चीज इंस्टाग्राम पे जाएगी, वो फेसबुक पे जाएगी, अरे उसने वैसा किया था, नहीं शर्मा जी ने किया था, तो यू आर ट्राइंग टू रिक्रिएट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। हाँ, क्यों करना है? यू हैव अ डिफरेंट टाइमलाइन, और ये चीज़ बाकी लोगों के लिए भी है कि मेरी वर्किंग की टाइमलाइन और मेरी लाइफ की टाइमलाइन इज डिफरेंट। अगर मैं किसी पॉइंट पे कुछ अचीव कर रही हूँ तो ये चीज़ आपको वो नहीं देना चाहिए कि यार अरे मेरे को क्यों नहीं मिला ये। आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपकी जर्नी नहीं है, आपकी जर्नी ही अलग है। तो आपको मिलेगा आपके मीन टाइम में, और हो सकता है कि किसी को मिल गया हो मेरे से भी पहले। आप मेरे अचीवमेंट्स देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को खुश देख सकते हो इंस्टाग्राम पे। क्या कभी आपने मुझे देखा कि जब मैं स्ट्रेस हूँ तब मैं कुछ पोस्ट कर रही हूँ, जब मैं डिप्रेशन में हूँ या जब मेरी फैमिली में मेरी लड़ाइयाँ हो रही, कुछ नहीं दिखता इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हम दिखाते ही नहीं है ना, हम वैसे क्यूरेटेड लाइफ को ही दिखा रहे हैं। हम सिर्फ डिजाइनर सेट प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने इंस्टाग्राम पे, हम है ही नहीं वो जो इंस्टाग्राम दिखा रहा है। वो सिर्फ एक दुनिया है जो हमने बनाई है कि यार सब कुछ परफेक्ट है, पर सब कुछ परफेक्ट होता ही नहीं है लाइफ में। और हम बहुत बार बहुत कुछ नहीं दिखा पाते, बहुत बार मन भी जैसे मेरा करे कि मैं कुछ पोस्ट कर दूं, पर ये लगता है कि यार क्या सोचेगा कोई। बट इससे मतलब लाइक कि आप कहीं ना कहीं आप एक पोलैरिटी आ जाती है ना, जब आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ, आप खुद ही दो दुनिया में जी रहे हो ना।
कि आपको अपने आप को, तो दैट वे इन्फ्लुएंसर्स को भी उस तरह का प्रेशर फील होता है कि इन्फ्लुएंसर्स को प्रेशर फील नहीं होता, इन्फ्लुएंसर्स प्रेशर क्रिएट करते हैं। मतलब कैसे होता है ये? क्रिएट करते हैं ना, अगर मैं दिखा रही हूँ कि आई एम अ वेरी, मतलब मेरे को ये इवेंट मिल गया, ओके, तो सामने अगर कोई फोटोग्राफर है जिसने बहुत मेहनत की है पर वो अचीव नहीं कर पा रहा कुछ, तो उसको क्या फील होगा, यार ये यहाँ पहुंच गई, वो नेगेटिव थॉट जाएगी मेरे लिए उसके दिमाग में कि यार इसने तो कर लिया, मुझे नहीं वो चीज़, मैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, पर उसने मेरा वो जर्नी नहीं देखी है। मैं ये नहीं कह रही कि इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं कुछ पोस्ट कर रहे हैं तो, बट ना लोगों को भी समझना ज़रूरी है कि इसके बीच में बहुत थिन लाइन है। वो जहाँ पहुँचे हैं, देयर आर मल्टीपल स्टेप्स जो उन्होंने काउंट किए हैं, Correct. वो स्टेप्स कोई नहीं देख रहा। वो देख रहा है कि अरे वो पहुँच गया वहाँ पे, कैसे पहुँचा, गिरा कितनी बार चढ़ा वापस, कि डायरेक्ट उसने, मतलब कुछ तो होगा ना, उसकी जर्नी तो कुछ होगी। तो इन्फ्लुएंसर्स भी प्रेशर में इसलिए आ जाते हैं कभी कभार, अगर बोले तो, कि उनको भी कुछ ना कुछ तो देना है ना आपको, फॉर द सेक ऑफ कि यार हम रेलिवेंट बने रहे, जैसे हर चीज पे, हर जो कुछ भी हो रहा है आसपास उस पे ओपिनियन देना है, कुछ तो देना। हाँ, अगर उनका कोई और कई बार लोग आपको डीएम्स में पुश करते हैं, प्रोवोक भी करते हैं, बोले कि आपने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ इवेंट हुआ या फिर कुछ कोई इंसिडेंट हुआ है, तो आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में? लाइक देखो, रिलीजियस बेस पे तो बहुत होता है, अगर मैं कुछ डाल दूं या कुछ ऐसा हो जाए तो उस पर बहुत होता है। कोई भी ऐसा, मैं बहुत दूर रहती हूँ पॉलिटिक्स से, मैं बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी खुद भी लाइफ के आसपास भी नहीं लाना चाहती पॉलिटिक्स, पसंद भी नहीं है, कभी पढ़ी भी नहीं इतनी ज़्यादा सोशल स्टडीज़ में ज़्यादा, और अब मतलब मैं नहीं, मैं अपने आप को अवेयर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट ज़्यादा मैं नहीं उस चीज़ में इन्वेस्ट करती अपना टाइम, और ना ही मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे डालती हूँ ये सब कुछ कि कोई एक बार मुझे पॉलिटिकल पार्टी का कैंपेन आया था, अच्छा, हाँ, कि आपको उसको प्रमोट करना है बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैंने मना कर दिया, क्योंकि मैं उस चीज़ को वो दिखाना ही नहीं चाहती कि मैं किसको सपोर्ट करती हूँ। आई वोट, मैं अपना राइट जो मेरा है मैं उसको करती हूँ, आई फॉलो ऑल द रूल्स, बट मैं कभी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती अपने इंस्टाग्राम पेज के थ्रू। लोग करते हैं, करना होगा तो वोट करते हैं ना, वोट करते हैं, और वो करते हैं अगर कोई इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट, तो दैट्स अप टू देम। मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि आई डोंट थिंक कि दैट इज राइट। आजकल तो मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस तो कर ही रहे हैं बेसिकली। करेक्ट, इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, और ब्रांड्स भी कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि यार इनके पास अगर ऑडियंस है, एंगेजमेंट है, तो चलो ये कुछ तो सोच के बता रहे हैं, कुछ तो सही बता रहे हैं, शायद इसी को वोट करना चाहिए। वो क्रिएट तो कर ही देता है माइंड में एक वो इम्पैक्ट। और ब्रांड्स के लिए भी ना, ब्रांड्स भी ऐसे लोगों के पास फिर अप्रोच करता है, उनको भी चाहिए भैया आई बॉल्स चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डेफिनेटली, सो इट वाज अमेजिंग डिस्कशन विद यू पाखी, इट वाज लवली, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया, सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग इट। थैंक यू, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।